आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बेहतरीन है, बढ़िया है। तैयारी कैसी चल रही है जी आप सभी की? अभी मात्र 2 क्लासेस हुई हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या आपको इस क्लास, ये कोर्स, इस बैच से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, अभी काफ़ी सारी क्लासेस होनी है। अब मान के चलिए अभी कम से कम 25-30 क्लासेस और होंगी। कम से कम 50 घंटे के आसपास ये कोर्स जाने वाला है और इस बार पिछली बार से भी कई टॉपिक्स मैंने जो है ऐड करे हैं। शुरू करते हैं जी। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं जो है एकदम बढ़िया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी एकदम बढ़िया हैं। कब ब्रेक मिलेगा ये मैं आपको भी बता देता हूँ। चलो जी, सेशन को शुरू करते हैं। जी हाँ, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 2 मिनट आपसे बातचीत मैं कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, मेक श्योर वीकली रिवीजन आप करें। कम से कम वीकली, मतलब अगर आप डेली करते हैं तो बेस्ट है। डेली से बढ़िया कुछ नहीं होता। 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे, आप अपने नोट्स को रिवाइज करें। दूसरे नंबर पे अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएँ, अगर आप बना सकते हैं तो। अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स का कोई तोड़ नहीं है इस पूरी दुनिया में। ठीक है? ये 2 काम आप ज़रूर करें। और तीसरी बात, अभी के लिए जल्दबाज़ी ना करें। ऐसा ना सोचें कि सर एकदम ही 2 दिन में पूरी तैयारी करा दो, जल्दबाज़ी ना करें। समय लगता है देखिए बड़े कोर्स को, बड़े डेटा को कवर करने में। वो समय मुझे दें, वो समय अपने आप को दें और मुझे कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दें आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जीके को डेवलप करने में। और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है काफ़ी बड़ा चेंज पॉजिटिव सेंस में आपकी तैयारी में आ जाएगा। ठीक है? इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है वीकली रिवीजन वाली। अगर आप डेली रिवाइज करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन अगर आप डेली रिवाइज नहीं कर पाते सो एंड सो वजह की वजह से, तो आप उस केस में जो है वीकली रिवीजन कम से कम करें। ठीक है? आपको अगले हफ्ते में जो पहले 3 दिन है, दैट इज 22, 23 और 24, इन 3 दिनों का ऑफ मिलेगा। मुझे किसी पर्सनल वर्क से दिल्ली जाना पड़ेगा 2 से 3 दिन के लिए और उसके चक्कर में जो है ये 3 दिन आपके ऑफ रहेंगे। अदर देन दिस आपकी क्लासेस जैसे चलती हैं वीकली आपकी वैसे चलेंगे। आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। ठीक है? ये मैंने आपको एडवांस में इसलिए बताया जिससे कि आप अपना अच्छे से प्लान कर पाओ और इस समय कुछ ना कुछ और अपनी पढ़ाई आप कर पाओ। ठीक है जी? चलो, आपसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पूरे तरीके तैयार है। गार्डनिंग में मुझे इंटरेस्ट है लेकिन समय मेरे पास बिल्कुल नहीं निकल पाता है, तो मैं कर नहीं पाता। झूठ आपसे क्या कहूँ। मैंने कई बार कोशिश करी है कि पौधे वगैरह रख के उसमें सुबह पानी डालूं, शाम को पानी डालूं, बट मुझसे हो नहीं पाता समय की वजह से। बट हाँ, ओवरऑल मुझे शौक है। चलो शुरू करते हैं जी कहानी आज की। आस्क का डाउट फीचर का आप इस्तेमाल जरूर करा करें। सीधा डाउट आप अकेडमी को भेजें, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। किसी वजह से आपको फिर भी डाउट आपका क्लियर नहीं होता, आप वो डाउट मुझे भेजें, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूंगा। चलो शुरू करते हैं। नहीं, स्टूडेंट से तो जहां तक है मैं नहीं मिल पाऊंगा, किसी पर्सनल वर्क से ही जा रहा था। और बाकी कोई मुलाकात हो गई तो क्या दिक्कत है, हम भी बड़े खुश हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं जी कहानी को। ठीक है? तुषार, व्हाइट स्क्रीन से आपका कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा रहता है। आप ब्राइटनेस हल्की सी कम करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो बेटा तो मुझे आप बताना, फिर मैं जरूर इस चीज को कंसिडर करूंगा। ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी। जयपुर भी आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र है। कहानी को शुरू करा जाए। आपसे कुछ सवाल पूछ लूंगा, आप तैयार हैं? कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मेरी आदत है देखिए क्लास के अंदर टेस्ट और रिवीजन कराने की, तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक इंसान हुआ करता था। ही वॉज द स्लेव ऑफ, ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान या फिर मोहम्मद घोरी। आपका आंसर होगा मोहम्मद घोरी। पहला सवाल आपने सही बताया। दूसरे नंबर पे बैटल ऑफ तराइन जो है उस वो किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जी वर्सेस क्या, वही महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी, जयचंद और ऐसे करके सवाल बनेंगे। आपका आंसर इसका भी होगा मोहम्मद घोरी। तीसरे नंबर पे सवाल है, एक पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था जयचंद। इनका एक युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी से जिसमें जयचंद जी की हार हुई थी। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम जानते हैं बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है? चौथे नंबर पे एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। बैटल ऑफ छछ या छाछ ये कब हुई थी? अच्छा, कई लोग इसे जो है बैटल ऑफ बेहिंद के नाम से भी जानते हैं, WAIHIND। तो दोनों एक ही बातें हैं, आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। बैटल ऑफ छाछ जो है 1100 में आप बता रहे हैं, आपका आंसर गलत है। 1008 वाली है, ये आनंद पाल वाली बैटल है। याद है आपको आनंद पाल जी की एक बैटल हमने डिस्कस करी थी और उसमें इन्होंने अपनी तरफ से काफी बड़ा एक अलायंस बनाया था, बट इनकी हार हुई थी। जयपाल जी जो है उनके बेटे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है? आपने जहां पर भी बैटल ऑफ छाछ लिखा है, आप इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हैं बैटल ऑफ बेहिंद, WAIHIND। अगर आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ये दोनों का ईयर जो रहेगा ये 1008 ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे आगे भागे फटाफट से। अगला मेरा सवाल जो आपसे रहेगा वो ये है कि कुबाचा और यलदौज वर स्लेव्स ऑफ। आपका आंसर होगा मोहम्मद घोरी। 5 में से आप अपना स्कोर फटाफट मुझे लिख के बताएं, आपने 5 में से क्या स्कोर करा है और अपनी तैयारी को खुद जज करें। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जज करूंगा, आप खुद जज करें। मैक्सिमम बच्चों का क्या सवाल नंबर 4 गलत हुआ है। देखिए बस यही लेवल आपको बढ़ाना है। मैं ऐसे ही करूंगा, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल आपके लिए बढ़ाता जाऊंगा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मतलब 5 में से 5 ही लाने की कोशिश करेंगे अपन लोग। ठीक है? और गलत हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आज नहीं तो कल जो है ले आएंगे। नहीं दाऊद, ये भी 1008 की ही चलेगी। चले दोस्तों आगे। क्या अब मैं कहानी को शुरू करूं? अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा खाली करेंगे। बहुत बढ़िया।
बेटा अनन्या, इसके बारे में हम जाने से पहले बात करेंगे, क्योंकि आप बड़ा टारगेट कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे 2-4 मिनट बात करके ही आपको इसका आंसर दूँगा। आप जाने से पहले मुझसे बात करके जाना। अ, नोट्स नहीं बना पाए, ठीक है, आप बिल्कुल कर लें श्वेता, और मेक श्योर आगे के नोट्स आप जो है साथ-साथ बनाएँ। आप बिल्कुल श्रेया पूछ सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा साथ में आंसर दे दूँगा, वरना आपसे मैं टाइम माँग लूँगा। चलो जी, अब आप फ़ोकस करें, ठीक है? अब मैं उम्मीद करूँ आप स्क्रीन की तरफ फ़ोकस करेंगे, देख कमेंट सेक्शन खाली करेंगे, ठीक है? वरना मैं आपके डाउट्स पढ़-पढ़ के इग्नोर करता रहूँगा। हमने कल के सेशन में आखिरी जो बात करी थी, वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। जहाँ पर भी आपको क्यूडा लिखा हुआ दिखे, ये मेरे हिसाब से मेरी टर्मिनोलॉजी है, मैं इसे कुतुबुद्दीन ऐबक मानता हूँ, ठीक है? तो पूरे नोट्स में आपको कहीं पर भी क्यूडा दिखे, तो इट डेफिनिटली मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? श्रेया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मुझे याद दिला देना बस पौने 3 के आसपास। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ही वाज़ द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, जैसा कि आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और कहीं सारी बातें जो है इनके बारे में जानी जाती हैं। इनका और मोहम्मद घोरी का जो रिश्ता है, वो एक बेहतरीन रिश्ता माना जाता है। देखिए, व्हेन आई से बेहतरीन, इट मीन्स एज़ अ रूलर एंड एज़ अ स्लेव। अगर 2 लोग मिलकर एक टीम वर्क करते हैं और उसमें इनकी जीत होती है, तो मैं उसे बेहतरीन रिश्ता कहता हूँ। जैसे कि अगर आपने पद्मावत देखी है, तो उसकी शुरुआत में दिखाया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसके कहने पे उसका गुलाम जो कि मलिक काफूर है, वो उसके दुश्मनों की हत्या कर देता है। तो देखा जाए तो वो पूर्णतः गलत बात है, धोखे से गद्दी पर बैठना है। बट अगर मैं कहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर से रिश्ता कैसा है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा रिश्ता है। समझ गए आप बात को? यानी व्हेन आई से रिश्ता कैसा है, इट मीन्स कि वो मिलकर के सक्सेसफुल हुए हैं अपने टारगेट में या नहीं हुए, ठीक है? तो इसे ऐसा मत सोचना पर्सनली गुड और बैड, वो वाला मत सोचना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये हुआ करते थे गुलाम मोहम्मद घोरी के, और याद रखेंगे ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस लाइन को लिखने के साथ ही ठीक इसके नीचे लिखो, रियल फाउंडर इज इक्वल टू इल्तुतमिश। इसे लिख के भी छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इल्तुतमिश कौन है, मुझे नहीं पता रियल का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, आप कोई सवाल मत पूछो, इसे लिखकर आप यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है? अभी के लिए हमें सिर्फ 2 बातें पता होनी चाहिए कि मोहम्मद घोरी के गुलाम थे और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी थी, ठीक है? आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये और ध्यान रखना, मोहम्मद घोरी ने जो है 1191, 1192, 1193 में कई सारे युद्ध लड़े और आगे तक ही युद्ध लड़ते चले गए। फाइनली जो मोहम्मद घोरी हैं, उनके बारे में आपको 2 शब्द बताता हूँ, फिर मैं जो है शिफ्ट कर दूंगा अपना कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। देखिए, जो इनका बैटल हुआ था, जयचंद वर्सेस मोहम्मद घोरी, वही चंदावर वाला, उसमें जो है इनके कई सारे गुलाम थे जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करा था, जिसमें एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई थी। तो इन्हें विश्वास हो गया था कि ये जो है बहुत बढ़िया आगे चल के काम करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं बात को? यानी आगे चल के इन्होंने क्या करा, मोहम्मद घोरी ने कमांडर इन चीफ बना लिया क्यूडा को। समझ गए? यानी मोहम्मद घोरी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बेहतरीन परफॉर्म करते हुए देखा, तो इन्होंने कहा क्यों ना मैं इसे अपना कमांडर इन चीफ बनाऊं। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है मेरा सेनापति। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने अंग्रेजी शब्द लिख दिया जिससे हर जगह आप आसानी से समझ पाए, ठीक है? इसे मैंने अपना सेनापति बना लिया। भाई आगे के लिए जो है ये इंसान जो है इस एरिया को कंट्रोल करेगा। अगले पेज पे चलता हूं मैं। अब बात को ध्यान से समझना, मोहम्मद घोरी जो है, इसके लार्जर मिशन थे। लार्जर मिशंस का मतलब है लार्जर टारगेट्स की। इसने सोचा था मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो इसकी नजर में जो दिल्ली है, वो सिर्फ ओनली अ पार्ट ऑफ हिज एम्बिशन है। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी इसके लिए दिल्ली सब कुछ नहीं है। वो बात अलग है कि आज से 200, 200, 300 साल बाद दिल्ली ही सब कुछ बनेगी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो जाएगी। बट अभी के लिए तो इसके लिए दिल्ली बस एक हिस्सा है कि चलो दिल्ली भी अपने कब्जे में आ गया। तो इसने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि मैं जा रहा हूं बाकी मिशंस पे, और तुम एक काम करो, दिल्ली को तुम संभालो। दिल्ली का कंट्रोल जो है दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। समझ गए? और ये ध्यान रखना, व्हेन आई से दिल्ली, आई मीन इंडिया, क्योंकि एक्चुअल में तो दिल्ली के साथ लाहौर वगैरह वाला भी इलाका है, तो लाहौर भी आप चाहे लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी पूरा वो हिस्सा जो इन्होंने जीता था पृथ्वीराज चौहान जी से या बाकी इलाकों से, लाहौर दिल्ली वाला इलाका, यानी जो भारत वाला हिस्सा था, वो इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में दे दिया। क्या इस बात को आप समझ पाए? और आगे जाके क्या है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इस एरिया को कंट्रोल करेंगे। और एक पॉइंट मैं आपके लिख देता हूँ कि जो मोहम्मद घोरी है, मोहम्मद घोरी डाइड इन 1206। 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है 15 मार्च को हुई, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस समय की डेट्स इतनी रिलायबल नहीं है। 15 मार्च 1206 को हुई, बट 1206 से जो है हम काम चला सकते हैं, ठीक है? ये जो कंट्रोल है, माना जाता है इन्होंने 13th सेंचुरी की शुरुआत में दिया था। ऐसा कोई एक दिन नहीं था जब कंट्रोल दिया गया था। समझ गए? यानी मोहम्मद घोरी ने क्या, मोहम्मद घोरी की मृत्यु जो है 1206 में हुई। यहां तक आप बात समझ गए? तो अगर मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो चुकी है, तो कौन इंसान ऐसा है जो बचा? यानी मेन लीडर लेफ्ट, ये कौन है? ये है कुतुबुद्दीन
ऐबक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा। मेघा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। आप समझो वही अप्रोच जो मैं आपको कई बार समझाता हूँ। ये इतिहास के पन्ने हैं और ये ऐसे ही खुलते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे। इट डज़ नॉट मैटर कि 1205 क्या है, 1207 क्या है, ठीक है? सब बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। देखिए क्या इस बात को आप समझ पाए? एक बार आप कन्फर्म करें। यहाँ तक देखिए जो ट्रांज़िशन होता है 2 रूलर्स का वो हमेशा थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है। जैसे इस समय आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। एक बार हम कुतुबुद्दीन ऐबक में शिफ्ट कर जाएँगे और उसके बाद हम इस पे वापसी आएँगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे। अब इन्होंने क्या करा, मोहम्मद घुरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मेन कंट्रोल दे दिया और समय के साथ जो है इनकी मृत्यु भी हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। आगे चलते हैं। अब हम सारा का सारा जो फोकस है वो करेंगे किस पे? कुतुबुद्दीन ऐबक पे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक इनके बड़े फेमस जो है संत हुआ करते थे। मेरी बात को ध्यान से समझें। कुतुबुद्दीन ऐबक was the disciple, या was a disciple of कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। अब देखिए मैटर ऑफ चांस है कि दोनों के नाम में कुतुबुद्दीन आ रहा है ना, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्होंने यहाँ दा की जगह आ कर सकते हैं क्योंकि इनके और भी कई डिसाइपल्स होंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर बनवाया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो बना हुआ है बचपन में मैं अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली में ही रहा हूँ। दिल्ली में मैं पैदा हुआ था, दिल्ली में मेरी स्कूलिंग हुई है। तो पूरे बचपन मुझे लगता था कि जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे है। फिर बट आज कई साल से मुझे पता है, जब मैंने किताबें अच्छे से पढ़ी, कि हाँ भाई ये कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है, ये इनके ही सूफी संत जो इनके गुरु हुआ करते थे उनके नाम पे रखा गया है। क्या बात को समझ पाए? अगर आपको लगता है कि ये सवाल नॉट इंपॉर्टेंट है तो एसएससी सीजीएल 2018 का ये सवाल है कि कुतुब मीनार इज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट, और उसके आगे डैश था और ऑप्शन नंबर ए ही था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गलत आंसर था। ऑप्शन नंबर सी था जिसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लिखा था, अल वर्ड उसमें नहीं लिखा था, ये सही आंसर था। समझ गए आप बात को? यानी काकी वाला आंसर होगा। सवाल ने हिंट दिया था सेंट वर्ड लिख के, भाई उस कुतुबुद्दीन ऐबक तक रूलर हुआ करता था तो सेंट थोड़ी होगा वो, तो इससे हिंट दिया था क्वेश्चन में। बट पेपर में इतना दिमाग नहीं चलता बच्चों का, पेपर में तो बस नाम देखा टिक करा वाली सिचुएशन बनती है। दोस्तों क्या इस पेज को आप समझ पाए? आगे चलें। अब अगले पेज पे हम चलते हैं, थोड़ी सी कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं। देखिए कुतुब मीनार जो अपने आप में है ये एक मीनार है, नाम में आप देख पाएंगे, ठीक है? ये एक मीनार है जिसकी जो हाइट है, ये आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज 73 मीटर्स, ध्यान रखेंगे। दोबारा समझा दूंगा, सोचिए, चिंता मत करो। इसकी जो लोकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा डेप्थ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ फ्लोर्स इसमें कितने, नंबर ऑफ फ्लोर्स जो इसमें है वो है 5। कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्टेड 1199 और कंप्लीटेड जो है, डायग्राम भी बना दूंगा, अभी चिंता ना करें, कंप्लीटेड इन 1229। पहले आप ये डेटा नोट करो, किसने क्या बनवाया सब बताता हूँ, चिंता मत करो। 1199 से 1229 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला, ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक और जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है वो हुई है बाय इल्तुतमिश, ठीक है? अच्छा इस चीज का ध्यान रखना, हो सकता है पिछली बार के नोट्स में इस तरीके मैंने ना लिखा हो, लेकिन अगर डेटा आपके नोट्स में है तो जबरदस्ती आपको उसके ऊपर एंट्री नहीं करनी है। देखिए ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्क्रीन पर किताब है जो किताब पिछली बार भी दिखाई थी इस बार भी दिखाई, तो ये जो प्लस माइनसेस है ये जरूरी है। थोड़ा सा आपको इससे क्या है और बेटर फ्रेमिंग में आपको कंटेंट मिल जाता है। बट अगर आपने ऑलरेडी लिखा हो तो जस्ट लेट इट बी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मेरे साथ साथ चले दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको पूरा ज्ञान है लेकिन मेरे साथ साथ चले, आगे ना भागे। अब मीनार का इस्तेमाल क्या है? मीनार का इस्तेमाल आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसका आंसर बता पाएंगे। मीनार का जो काम है ये है आजान देना, आजान के लिए। अभी आजान क्या होती है थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखो अब देखिए, अगर आप इस्लाम धर्म से, और अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपको लगता है गलत है तो प्लीज करेक्ट मी, बट जितना मैं जानता हूं आजान जो है वो जब नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम्स, उसकी पुकार होती है कि जैसे कि आपने आवाज सुनी होगी जो कि नमाज की पुकार होती है कि सही समय है, अब आप नमाज के लिए आ सकते हैं, या फिर आप जहां पर भी हैं वहां पर आप अपनी नमाज पूरी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आजान, इसलिए जो आजान देने के लिए मीनारें बनाई जाती थी जिससे ऊपर से अगर लोगों तक आवाज पहुंचाई जाए तो वो सब तक पहुंच जाए। समझ गए बात को? नमाज एक तरीके की प्रेयर होती है, बिल्कुल आपने सही लिखा, ठीक है? बट फैक्ट सिर्फ इतने नहीं है, फैक्ट थोड़े से इससे ज्यादा है। तो अगर मैं कुतुब मीनार आपको बना के दिखाता हूं यहाँ पर इस तरीके का, तो इसमें क्या है कि जो पहला फ्लोर है, क्योंकि इसमें 5 फ्लोर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो जो पहला फ्लोर है वो बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बाकी के जो 4 फ्लोर हैं ये बनवाए थे इल्तुतमिश ने। यानी आप क्या कर सकते हो, पहले फ्लोर के आगे लिख सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी जो 4 फ्लोर हैं इनके आगे लिख सकते हो बाय इल्तुतमिश।
तो कहानी थोड़ी ध्यान से समझना कि अगर मैं कहता हूँ कुतुब मीनार जो है उसके बारे में, तो हमने देखा कि फ्लोर नंबर 1 जो है वो बनवाया गया है, यानी ग्राउंड फ्लोर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फ्लोर नंबर 2, 3, 4, 5 जो है ये बनवाया गया है बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? अभी के लिए आप बिल्कुल चिल करें, परेशान नहीं होना, धीरे-धीरे बस मेरे साथ चलते रहें, ठीक है? अब हुआ क्या, कुतुब मीनार पूरा हो गया, तैयार हो गया 1229 में। बट एक बात बताओ, हो सकता है कि आपके दादाजी ने आपका मकान बनवाया हो, बट क्या हो सकता है आपके पिताजी ने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कराया हो सकता है आप भी कुछ कंट्रीब्यूशन कराते हो, जैसे हमारे फादर साहब ने एक मकान बनाया, तो आज हो सकता है हम भी उसे रेनोवेट कराने की कोशिश करते हो क्योंकि हम कमाते हैं। तो इसी तरीके कुतुब मीनार क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि धीरे-धीरे खराब हो जाती है, क्योंकि एक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो इसका रेनोवेशन भी कराया गया। कैसे, कब, कहाँ रेनोवेशन कराया गया वो आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा तूफान आया। ये बात है 1369 की। 1369 में एक तूफान आया जिससे क्या हुआ, कुतुब मीनार डैमेज हो गया। 1369 में कुतुब मीनार का जो टॉप फ्लोर है वो डैमेज हो गया। अब ये ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक गॉट इट रिकंस्ट्रक्टेड। समझ गए जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, उसे ठीक करा दिया। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि सर उस पे लाइटनिंग गिरी या तूफान आया या क्या हुआ? देखिए आप समझदार हैं कि सब एक साथ ही आएगा, है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लाइटनिंग अलग है, तूफान अलग है, तो चीजें हैं, समझाने का तरीका है। लेकिन अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने रेनोवेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है यहाँ पर। रेनोवेशन वर्ड का मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी ठीक है, बस मैं उसे और अच्छा बनाना चाह रहा हूँ। रेनोवेशन जो करा गया था वो करा गया था सिकंदर लोदी जी के द्वारा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर एंड में नोट करें, रेनोवेटेड बाय सिकंदर लोदी। मैं जानता हूं कि आपको नहीं पता सिकंदर लोदी कौन है, बट इसे नोट कर लो क्योंकि आगे चल के जो है ये आपके काफी काम आएगा, ठीक है? एक चीज का और देखिए ध्यान रखिए, मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्ञान है, बट कोशिश करें आगे आगे ना भागे। उससे क्या होगा कि जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं पाएंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा आपके लिए इशू हो जाएगा, तो मेक श्योर मेरे साथ साथ चले जिससे कि मैं आपको अच्छे से चीजों को समझा पाऊँ। रेनोवेशन जो हुआ है ध्यान रखेंगे, ये 15th सेंचुरी के एंड में हुआ है, ये कोई एक साल में नहीं हुआ है। सिकंदर लोदी जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये 1489 से इन्होंने 1517 तक जो है राज करा था, तो इसके बीच में ही इन्होंने बारी बारी उसे रेनोवेट कराया था, ठीक है जी? थोड़ा स्लो बोलूं, ठीक है? मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। एक काम करूं, यहां तक का पोर्शन रिपीट करूं। रेनोवेशन का मतलब होता है ठीक कराना। आपके घर का रेनोवेशन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली हो और शादी से 6 महीने पहले आपके घर में जो है पेंट हो रहा हो सकता है आपके घर में नई मेज आई हो सकता है आपके घर में नए सोफे आए हो सकता है कि आपका जो एंट्री वाला हिस्सा वो थोड़ा-सा टूट गया, उसे ठीक कराया जा रहा हो। आपको आपकी भाषा में समझाया है। जो जो मरम्मत होती है आम भाषा में, वही रेनोवेशन कहलाता है अंग्रेजी भाषा में, ठीक है? समझ गए? जनरली लोगों के घर में दिवाली से कुछ समय पहले रेनोवेशन लोग कराते हैं या फिर कभी भी करा सकते हैं, ऐसी क्या दिक्कत की बात है, ठीक है जी? यहाँ तक का पोर्शन एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना। बेटा एक्यूट हो रेनोवेशन नहीं है, ऊपर वाला रेनोवेशन नहीं है। आपको समझना होगा जैसे सवाल आप सोच रहे हो वैसे सवाल पेपर नहीं पूछता है। वो ऐसा नहीं करेगा कि रेनोवेशन वर्ड लिखो और आपको दोनों ऑप्शन में दे दिया, ऐसा नहीं करता है भैया, पेपर है ये। समझ पा रहे हैं आप बात को? मतलब एक पेपर है, ये ऐसे टॉर्चर नहीं करता है आपको, आपका सिंपल सा ज्ञान वहाँ पर चेक करा जाता है, ये आपको पता है तो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? एक काम करता हूँ, अब मैं आपको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ मैंने आपको क्या-क्या बताया है। कमेंट सेक्शन वो सारे बच्चे अपना छुपा देंगे, जो दूसरों के कमेंट पढ़ के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। मैं अपने पार्ट पे किसी का कमेंट बंद नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतने आप मैच्योर हैं, स्कूल के 5 साल के बच्चे नहीं हैं। आपको खुद पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद घोरी के, और माना जाता है कि इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। वो अलग बात है कि जो पहले ऐसे रूलर आए जो कि स्टेबल थे, जिन्होंने अच्छे से दिल्ली सल्तनत को कुछ बनाया, वो इल्तुतमिश थे। तो जब रियल वर्ड लग जाता है तो इल्तुतमिश का नाम आता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत हुई है एज़ अ सेनापति, किसके साथ? मोहम्मद घोरी के साथ। जब जयचंद के साथ युद्ध था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। वहां से जो है इन्हें लीड मिली बाकी सब गुलामों के आगे, और फाइनली जो मोहम्मद घोरी है उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ बाकी मिशंस पे, तुम ये वाला इलाका संभालो। समय ऐसा आया कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई 1205-1206 में, और उसके बाद जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके कंट्रोल में आ गया ये वाला हिस्सा, और उसने फाइनली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बनाने की कोशिश करी, ठीक है? अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि जो है एक शिष्य हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी का, तो इन्हीं की इज्जत में, इन्हीं के सम्मान में क्या बनाया गया? कुतुब मीनार बनाया गया दिल्ली में। और ये भी आप ध्यान रखें, कुतुब मीनार जो है आजान देने के लिए बनाया गया था। 73 मीटर 73 मीटर इसकी ऊंचाई थी, दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, 5 फ्लोर से, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 में, इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में इसे पूरा कराया गया, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात समझ पा रहे हैं। मैं भी आपको बताता हूं इसका आंसर में, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? फाइनल डेटा मैंने आपको लिखवाया कि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा, जो पहली बार ठीक कराया गया डैमेज होने के बाद 1369 में फिरोज शाह तुगलक, और बाद में सिकंदर लोदी के द्वारा इसे एक बार फिर से ठीक कराया गया, ठीक है? ऐसा कभी नहीं करेगा वो कि सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक दोनों दे दिए और रेनोवेशन वर्ड दे दिया, ऐसा वो नहीं करते हैं, आप समझिए बात को, ठीक है जी? अब 5वीं स्टोरी इल्तुतमिश ने बनवाई थी, जिसे बाद में ठीक कराया था उत्कर्ष फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है?
जी हाँ, बख्तियार खिलजी नाम का स्लेव था जो कि नालंदा से जुड़ा है श्वेता, वो सही समय आने पे मैं आपको लिखवाऊँगा, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में क्या रिलेशन था, इसके बारे में आपको 10 मिनट के बाद समझाया जाएगा, ठीक है? आगे चलें दोस्तों, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलो जी। देखिए, साथ-साथ चलें, भागे नहीं, आगे भागेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आगे जाके रुकना होगा, है ना? थोड़ा-सा शांत रहें। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, कुतुबुद्दीन ऐबक से अलाउद्दीन खिलजी नहीं जुड़े हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने बनाया था कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार जो है, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, ये हम जानते हैं। दिल्ली में एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं अलाई मीनार। ये अलाई मीनार जो है, ये भी दिल्ली के अंदर ही है और ये कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में। बट ध्यान रखना, अलाई मीनार जो जुड़ी है, ये जुड़ी है खिलजी वंश से, खिलजी डायनेस्टी से। यानी इसका कनेक्शन जो है अलाई मीनार का नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक से, या फिर आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, इनसे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आप बात समझ गए। ये भी ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई कनेक्शन नहीं है कुतुब मीनार से। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कल को कहेगा 4 रूलर्स के नाम दे देगा, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी, और कहेगा कौन नहीं जुड़ा है कुतुब मीनार से, तो कुतुब मीनार से अलाउद्दीन खिलजी नहीं जुड़ा है, कुतुब मीनार से जुड़े हैं बाकी 4 लोग। ठीक है जी, हर चीज को कवर करते चल रहा हूँ, कोशिश करें चीजों को समझें। आगे चलें दोस्तों। अभी तक जो स्टेटस है वो ये है कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो चुकी है, और मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में ये जो लाहौर दिल्ली वाला इलाका है ये आ चुका है। लेकिन आपको शायद याद होगा कि यलदौज कुबाचा नाम के भी अभी कुछ लोग बचे हैं, और खिलजी भी एक जो है वो बचा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा इन लोगों के बारे में, ठीक है जी। जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इसकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी, इसकी डेथ काफ़ी जल्दी हो चुकी थी। और एक इंसान था यलदौज। अब आप टाइप करने की जगह बात को ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा कि सर कैसे हुई, कहाँ हुई, ये तो बताओ, वो तो बताओ, सब बता देंगे। देखिए अब हुआ क्या, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यलदौज और खिलजी, ये 4 लोग बचे हुए हैं, तो होगा क्या कि इनके अंदर, इनके पास जो भी घोरी वाला इलाका है, क्या वो डिवाइड होगा? भाई घोरी ने मान लेते इतने बड़े इलाके में रूल करा है, क्योंकि वो जो है वो आया था आपका कहाँ से, गजनी से, तो गजनी से लेकर यहाँ तक का पूरा इलाका घोरी के कंट्रोल में होगा। तो अब क्या होगा, सब में बटेगा इलाका। तो इस बंटवारे में क्या होगा कि जो दिल्ली लाहौर वाला हिस्सा है, यानी जो आप कहेंगे इंडिया वाला और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली, लाहौर एटसेट्रा, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। जो यलदौज है इन्हें मिल जाएगा गजनी, समझ गए? गजनी कौन सा गजनी, जहां से वो आया था। कुबाचा को मिल जाएगा काबुल वाला हिस्सा, काबुल कहें, कंधार कहें, ये जो अफगानिस्तानी हिस्सा है ये उसे मिल जाएगा, समझ गए? काबुल के साथ आप कंधार भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये हिस्सा जो है मिल जाएगा इसे। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की डेथ हो गई थी। ये डेथ से पहले की इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी। तो क्या मेनली जो डिवाइड होगा वो इन 3 लोगों में डिवाइड होगा? थोड़ा समझने की कोशिश करें, यलदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक में। अब मान लेते हैं कि यूपीएससी का कोर्स होता तो मैं आपको यलदौज कुबाचा के बारे में पढ़ाता, बट क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम्स में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ाऊंगा। समझ गए आप बात को? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यलदौज ने क्या करा, कुबाचा ने क्या करा, खिलजी ने क्या करा। मैं खिलजी से जुड़ी एक ही बात बस बताता हूँ इस कोर्स में, वो क्या है आपको सही समय पर बता दूंगा। अभी के लिए जो हम फोकस करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। अब आप अगले पेज पे हेडिंग डाल सकते हैं 1206, क्योंकि 1206 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक फाइनली चीजों का कंट्रोल ले रहा है, और 1206 में एक नई सल्तनत शुरुआत हो रही है। ठीक है, देखिए लियोनार्डो, आपको एक बात समझनी होगी कि नए डेटा का मतलब होता है कुछ नए टॉपिक्स ऐड करना। आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मान लेते हैं कि मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और कुतुब मीनार के बारे में 5 चीजें ऐसी जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस बार भी 5 पढ़ाऊंगा। वो अलग बात है कि मैं एक बार इसमें एक नया टॉपिक ऐड कर दूंगा जिसके बारे में भी आपको 5 चीजें पढ़ाऊंगा। समझ गए आप बात को? यानी ये आप सही कह रहे हो, अभी तक आपको लग रहा हो कुछ भी नया नहीं आया, तो हो सकता है आगे भी कुछ सेशंस में ऐसा ही हो। मैं टॉपिक्स ऐड करे हैं, नए का मतलब होता है कि आई हैव एडेड सम टॉपिक्स, बिकॉज जो ऑलरेडी सुपर प्लैटिनम में आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो अपने आप में बिल्कुल सॉलिड कंठस्थ टॉपिक्स हैं। अगर उनसे कोई सवाल बनता है तो आप उन्हें इजीली बना जाओगे। ठीक है, नालंदा वाला कौन था प्रसून, ये सही समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, 1206 से एक नई सल्तनत स्टार्ट होगी, एक नया युग स्टार्ट होगा, और ये पूरा पूरा जाएगा 1526 तक। 1206 से 1526 तक एक नई सल्तनत स्टार्ट होगी। सल्तनत का मतलब सुल्तान वाला इलाका, जिसे हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से। पेपर में कम से कम 5 बार ये सवाल पूछ चुका है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और अंत कब हुआ। तो ये 1206 से 1526 का समय आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज आई थी। पांचों डायनेस्टीज का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आई थी वो आई थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी से इसलिए कहते हैं क्योंकि एक गुलाम के द्वारा बनाई गई थी, समझ गए? क्योंकि एक गुलाम के द्वारा बनाई गई डायनेस्टी थी, आप इस बात को ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे जब इसकी अंत होगा तो दूसरे नंबर पे आएगी खिलजी डायनेस्टी।
खिलजी डायनेस्टी जो है ये 1290 से 1320 तक चलेगी। ईयर्स अभी नोट नहीं करने हैं, सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाना है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जब खिलजी वंश खत्म होगा तो एक नया वंश आएगा जिसे हम कहेंगे तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। जब तुगलक वंश खत्म होगा तो अगला वंश आएगा जिसे हम बोलते हैं क्या, सैयद डायनेस्टी। और पांचवें नंबर पे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आखिरी होगा जिसे हम बोलते हैं लोधी डायनेस्टी। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इतिहास के पन्नों में सर मैं एक ही पेज पढ़ के जाना चाहता हूं, तो वो एक ये वाला पेज होगा, एक वो पेज होगा जिसपे मैं बाबर, हुमायूं, अकबर वाला सीक्वेंस लिखूंगा। बिकॉज इस पेज से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आज तक, आगे भी पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली दिस इज नॉट वेरी टफ, वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1206 से शुरू होगा, 1526 तक चलेगा। यानी अगर आप कैलकुलेशन आपकी सही है तो पूरे 320 साल हो गए। 320 साल तक का जो समय है उसके अंदर 5 वंश आएंगे। गुलाम वंश से शुरुआत होगी, खिलजी वंश पे जाएंगे, तुगलक वंश पे जाएंगे, सैयद और लोधी पे जाएंगे। इनकी खास बातें आगे चल के आपको पढ़ा दी जाएगी। व्हाट्स अ सल्तनत, देखिए एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपने एक वर्ड सुना किंगडम। किंगडम एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा इलाका होता है जो कि किंग के कंट्रोल में होता है, यानी द एरिया दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ किंग, उसे हम किंगडम बोलते हैं। ठीक इसी तरीके हम कहते हैं कि जो सुल्तान है, यानी जो राजा है, यानी जो बादशाह है, जिस भी टर्म से आप बोले, इसके कंट्रोल में जो हिस्सा होता है वो होता है सल्तनत। क्या बात को समझ गए? यानी अगर मैं दिल्ली का सुल्तान हूं तो मेरे कंट्रोल में पूरी दिल्ली है, दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का हेड मैं हूं। अभी सुल्तान कौन है, बादशाह कौन है, क्या फर्क है, आपको सही समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटा डाउट पूछे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग देखिए कुछ भी नहीं है नित्या, टर्मिनोलॉजीज है। सुल्तान अपने आप में यहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है, किंग कहीं और पे इस्तेमाल करा जाता है। आगे जब मुगल आएंगे तो इसी को बादशाह कह देंगे। तो ये सब नाम है, काम सबका सिमिलर सा है। ठीक है, सबकी अलग अलग एक एक नोटबुक बनानी है पलाश, एक हिस्ट्री, एक बायो एंड सो ऑन। ठीक है, डायनेस्टीज की ईयर प्रीति आपको आगे चल के बताऊंगा, आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभी के लिए आप एक काम करो, इसकी ईयर का स्पेस छोड़ दो। ठीक है जी, हाँ तन में आप सही कह रहे हैं, इसकी ईयर का स्पेस छोड़ दो। मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद लिखें मेरे साथ मिलकर। ठीक है, देखिए मैं चाहूंगा तो लिखवा दूंगा 1206 से 1290, 1220 से 1320, लेकिन मजा तभी है ना जब सही समय आए, धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर सबसे पहली डायनेस्टी, वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी से इसलिए बोलते हैं, इसे गुलाम वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है ये शुरू करा गया था किसके द्वारा, एक गुलाम के द्वारा, मोहम्मद घोरी के गुलाम के द्वारा इसे शुरू करा गया था। ठीक है, क्या बात आप समझ गए हैं? और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे ममलुक वंश के नाम से जाना जाता है, और भी कई नाम है, लेकिन अभी के लिए हम गुलाम वंश पे स्टिक करते हैं। कोई आपसे कहता है, मैं याद करा दूंगा, आप चिंता ना करें। फाउंडर की आपसे कोई बात करता है तो फाउंडर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मुद्दे की बात बस यही है। यानी अगर स्लेव डायनेस्टी की आप लिख रहे हैं तो उसके साथ लिखे 1206 से 1290। ठीक है, और लगे हाथ आप क्या करना, पिछला पेज जो आपने बनाया इस पे भी लिख लेना 1206 से 1290। 1206 से शुरू होगी, 1290 तक जाएगी डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? देखिए डायनेस्टी शब्द आपको देखने को मिलेगा कई जगह। इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूलर्स जो कि रिलेटेड है एक दूसरे से। समझ गए? यानी अगर मैं कोई काम करता हूं, फिर मेरा बेटा कोई काम करता है, फिर मान लेते हैं उसकी बेटी कोई काम करती है, फिर मान लेते हैं उसका बेटा कोई काम करता है, यानी किसी ना किसी तरीके हो सकता है उसका भाई कोई काम करता है। ये जो पूरा क्या मैं एक फैमिली ट्री बना सकता हूँ, हो सकता है वो एक रिलेशन से दूसरे में शिफ्ट हो, मेल से फीमेल में शिफ्ट हो, बट ओवरऑल ये एक परिवार को स्टिक करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। तो इसे हम डायनेस्टी का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं कोई ऐसा पराया इंसान आके कब्जा कर लेगा, तो हम कहेंगे जी अब नई डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। फाउंडर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन क्या डायनेस्टी में एक ही रूलर होता है? ऐसा तो नहीं है, डायनेस्टी में तो बहुत सारे रूलर्स होते हैं। तो इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जरूरी नहीं है 1206 से 1290 तक जिंदा होगा, ये सिर्फ 4 साल के लिए राज करेगा, 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, देखिए डायनेस्टी और एम्पायर में बिल्कुल फर्क होता है। एम्पायर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं एक एरिया के लिए, और डायनेस्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक सेट ऑफ रूलर्स के लिए। तो दोनों रिलेटेड है बट डिफरेंट है। 1206 से 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक राज करेंगे, उसमें वो क्या क्या करेंगे आपको सब बताता हूँ। ये आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इमेज बनाएंगे। कभी भी देखना, कभी भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो वो क्या करती है, सबसे आते ही कुछ पॉलिसीज लॉन्च करती है, और इसे डू नॉट टेक इट कि यार सर बीजेपी की, एनडीए की बात कर रहे हैं, या सर यूपीए की, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, या फिर सर किसी और पार्टी की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझे, इन पॉलिटिक्स से ऊपर उठें, क्योंकि जब आप 30-40 साल मंत्रालय में बैठेंगे तो विश्वास मानिए मेरा, आपको हर तरीके की सरकार के साथ काम करना आना चाहिए। आप पर्सनली क्या मानते हैं डज नॉट मैटर, जैसे ही आप ऑफिस में कदम रखते हैं आप उस सरकार के सपोर्टर हैं, बिकॉज आपका काम उनसे मिलकर चलना है, आपको इसी बात की तनख्वाह मिलती है। तो पर्सनली जो मानते हैं उसे इग्नोर करें, एजुकेशनली पॉइंट को समझे कि कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले आगे कुछ बड़ी पॉलिसीज लाती है।
जिससे कि जनता को लगे कि हाँ, हमने सही करा है, इन्हें चुना है। तो आते ही क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक समझता था कि मेरा जो मालिक है वो चला गया है इस दुनिया से और मैं अकेला हूँ यहाँ पर और मुझे इस जनता का विश्वास जीतना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आते ही सबसे पहला काम करेगा, पैसा बाँटेगा। पैसा बाँटेगा, कैसे पैसा बाँटेगा? इसने क्या करा, लोगों को लाखों रुपए ऐसे ही बाँट दिए। गिफ्टेड lakhs of rupees to people ऑफ लाहौर। मैं जानता हूँ पीपल ऑफ लाहौर डज नॉट साउंड ग्रामेटिकली करेक्ट, बट मुद्दे की बात समझाने के लिए काफी है। यानी समझ गए कि लाहौर क्यों लिखा, क्योंकि ये अपनी शुरुआत लाहौर से करना चाहता है। तो इसने लाहौर की जनता को लाखों रुपए ऐसे ही बांट दिए। जनता को थोड़ी समझ आया कि वो रुपया कहाँ से आया है, वो रुपया इन्हीं पे तो कब्जा करके आया है, लेकिन जनता को तो मजे आ गए, भी पैसा मिला है। भाई पड़ोसी की जेब से पैसा निकल के अपने पास आ गया, अपने तो मजे है ना। अब वो अलग बात है कि पड़ोसी और हम रहते तो यही थे, तो नुकसान सबका हुआ है। अब इसी बात से खुश होकर क्या हुआ, अगले पेज पे चलते हैं। लाहौर के जो लोग हैं, पीपल ऑफ लाहौर गेव द टाइटल ऑफ लाख बख्श टू कुतुबुद्दीन ऐबक। पेपर का सवाल है, लाख बख्श, जिसने लाखों रुपए ऐसी बख्श दिए, लाखों रुपए इसने ऐसे ही बख्श दिए। समझ गया बात को? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? एक बार कंफर्म करें, पक्की बात। लाहौर की जनता ने लाखों रुपए जब पाए, मिले सुल्तान से, तो उन्हें एक टाइटल दिया लाख बख्श। और साथ ही में इसने मौका देख के क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेड लाहौर द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या यहां तक आप बात समझ पाए? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पेज पे भागते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, दिल का माना जाता है बड़ा अच्छा इंसान था, सूफी संत के जो है शरण में रहता था। तो ये इस बात को भली भांति जानता था कि जो इसकी जगह है वो सेनापति की जगह है। शायद आपको याद होगा, मोहम्मद घुरी मरने से पहले कहा गया था कि मेरे दोस्त, मेरे गुलाम, तू है मेरा सेनापति। इसने कहा था कि तू है मेरा सेनापति। तो ये उनके मरने के बाद भी कहता है कि मैं जो हूं, आई एम नॉट अ सुल्तान। समझ गए? मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं जो कि मोहम्मद घुरी का जो फर्ज है उसे अदा करने की कोशिश कर रहा है। मैं बस एक गुलाम हूं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, कभी भी सुल्तान जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करा। इसने इस्तेमाल करा एक शब्द का जिसे हम कहते हैं सिपाह सालार। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सिपाह सालार। प्लीज बीच बीच में डाउट्स ना टाइप करें, आप क्वेश्चन टैब में अपने डाउट्स को भेजें, ठीक है? प्रैक्टिकली ये सोच देखिए थोड़ी गलत है, बट अगर इस गलत सोच के साथ एक एम्पायर 320 साल का एस्टैब्लिश हो जाता है तो सही है। देखिए पंकज, कभी कभार क्या होता है कि ये होता है कि पर्दे के पीछे रह के शासन करना, कि बुराई भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सिपाह सलार हूँ, और काम भी सारा हो जाएगा, रियल अथॉरिटी अपने हाथ में होगी। और ये कुछ आप एनालॉजी फिट करना सही तो नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि हमारे देश में जो मैक्सिमम पावर है वो क्या प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को हम सबसे ऊपर मानते हैं। तो आज भी ऐसे ही चलता है बहुत सारे देशों में, किंग की गद्दी पर पीएम नहीं बैठता। किंग को अपनी जगह, जैसे आपने यूके में देखा होगा, क्वीन को बैठने देते हैं, बट क्वीन के पास उतनी पावर नहीं है जितनी पार्लियामेंट के हाथ में। तो कुछ तरीके हैं, मतलब ऐसे ही जो है देश चलते हैं। सिपाह सलार जो है, इसकी गद्दी संभाली। सिपाह सलार का मतलब समझ गया, कमांडर इन चीफ। अरे भैया, एग्जाम्पल ना दो तो बच्चा समझेगा नहीं, और एग्जाम्पल दे दो तो बच्चा दिल पे लगा लेगा। बस क्या बताएं, हम कहाँ बैठे हैं। सिपाह सलार जो है, ये सिपाह सलार की गद्दी संभालेगा और कमांडर इन चीफ की गद्दी होगी। समझ गए? क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ गए? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सिंहासन नहीं संभाला। संभाला की जगह समझ गए, बैठा आप कह सकते हैं। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? यानी ये उस गद्दी पर कभी नहीं बैठा, ये भी पेपर का सवाल बनता है, ठीक है? इन्होंने सुल्तान का टाइटल कभी एक्सेप्ट नहीं करा। बिल्कुल आप सही बात लिख रहे हैं। मैं उम्मीद करूं यहां तक आप बात समझ चुके हैं दोस्तों। आगे चले। अब समय के साथ क्या हुआ, क्योंकि इन्हें भी पूरा इलाका संभालना था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, अपने जीते जी अपने गुलाम को फोन मिलाया। इसका एक स्लेव हुआ करता था, और ये जो स्लेव है उसका नाम था इल्तुतमिश। धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको इल्तुतमिश से। और कहा, बेटा इल्तुतमिश मेरी बात सुनो। उसने कहा, जी मालिक। आप जो है मेड इल्तुतमिश दी गवर्नर ऑफ बदायूं। अगर आप स्टेट लेवल तैयारी कर रहे हैं तो बदायूं तक याद रखना, वरना बस ये याद रखना कि इल्तुतमिश जो है वो गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे सोच रहे हो जीवन में कभी, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? बदायूं जिसे नहीं पता, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप दिल्ली से कभी आनंद विहार से बसें पकड़ेंगे तो उसके पीछे बदायूं डिपो आपको हो सकता है कभी लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है? अब अगर इल्तुतमिश को कहीं का गवर्नर बना दिया गया तो इल्तुतमिश के पास भी थोड़ी पावर तो आ गई।
शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब हुआ क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी मृत्यु हो गई 4 साल के बाद। अगले पेज पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? वाइल प्लेइंग पोलो, चौगान, चौगान खेलते समय। चौगान जो है पोलो का ही हिंदी नाम है, पेपर बहुत बार पूछ चुका है। स्लाइड अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पोलो कौन सा खेल है? आपने शायद देखा हो कभी, घोड़े पे बैठ के एक लंबी सी हॉकी स्टिक जैसी लेके उससे बॉल को हिट करते हैं। तो ये जो है वो खेल रहे थे और इनकी उससे गिर के जो है मृत्यु हो जाती है। समझ गए आप बात को? यानी ये घोड़े से गिरे और इनकी मौत हो गई। और ये कहाँ पर खेल रहे थे? इन लाहौर। इल्तुतमिश कहीं से नहीं बुलाया था, निकी इल्तुतमिश इनके साथ ही था और उसे बदायूं का गवर्नर बना दिया गया था, ठीक है। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी। स्लाइड अभी आपको दिखा देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोम्ब या मकबरा जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो कहाँ पर होगा? वो होगा लाहौर में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे हैं। यानी 4 ही साल के बाद ये जो है ज्यादा स्पोर्टी बन रहे थे और इनकी मृत्यु हो गई उस चक्कर में। दैट्स व्हाई आई डोंट प्ले पोलो, है ना। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? पिछला स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, फटाफट इसे आप नोट करें। चलो, यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो हमने एक इंसान का कत्ल कर दिया है। आपका स्वागत है भाई, आपको आपका बर्थडे है, वेरी हैप्पी बर्थडे उज्जवल। आप अच्छे से जो है अपना बर्थडे बनाएं, सेफली बनाएं और बस मजे करें और अगले बर्थडे से पहले सिलेक्शन लें। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? अब एक तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि वो जो है मेरी कॉपी चेक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं कोई पेपर दे रहा हूँ और वो उनके पास आंसर की है और वो आंसर की को खोल के कर रहे हैं, सर ये पॉइंट तो मिसिंग है, 2 नंबर आपके यहाँ कटेंगे। अरे पन्ना, अरे सर ये भी मस्जिद नहीं लिखवाई आपने। अरे मेरे भाई रुको जरा, सबर करो, कोर्स पूरा होने तो सब लिखवा दूंगा। कोई एग्जैक्टली सेम पिछले वाला कोर्स देना होता तो मैं जाके गोवा घूमाता और आपको कहता पिछले रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। थोड़ा सबर रखो, चीजों को आगे लेके चलेंगे, सब कवर करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। अब इनकी एक सोच थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कि किसी भी तरीके दिल्ली सल्तनत जो है आगे बढ़े, लेकिन इनकी हो गई मृत्यु। अब ऐसे में एक इंसान जो है उसने अपना दिमाग चलाया, इल्तुतमिश ने। उसने कहा प्री तो क्लियर हो गया, बदायूं का गवर्नर बन चुका हूं, लेकिन मेंस निकालना बड़ा जरूरी है। तो मेंस निकालने के लिए या इसने वो फाइनल गद्दी पाने के लिए क्या करा, थोड़ी सी कोशिश करी। अब जैसे एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले आया था कि सर ये सुल्तान लोग अपने गुलामों को क्यों बादशाह बनाते थे, इनके अपने बच्चे नहीं होते थे क्या? अब आपको इसका आंसर मिलेगा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, तो अगला जो रूलर है वो कौन बनेगा आके? इनका बेटा, हिज सन। इनका बेटा बना नेक्स्ट रूलर। इनका बेटा अगला रूलर बन गया और उसका नाम था क्या? आराम शाह, ठीक है। आराम शाह या फिर ऑल्सो नोन एज आराम बख्श। एक चीज मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा, बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपको मल्टीपल जगह देखने को मिलेंगे, या फिर आपको एक ही इंसान के मैं एक से ज्यादा नाम बताऊंगा। इसका रीजन ये है कि अगर आप मोहम्मद घोरी के बारे में भी पढ़ेंगे तो उनके भी आपको उन नाम से कम 10-12 रूलर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो नाम रखे जाते थे ये असली नाम नहीं होते थे, ये टाइटल्स होते थे और सेम टाइटल कई लोगों पे लग जाता था क्योंकि उस समय की बातें अलग हुआ करती थी। इसी वजह से आराम शाह के साथ आराम बख्श भी यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये अगले रूलर बन जाते हैं क्योंकि इनके पप्पा की मृत्यु हो चुकी है। तो इन्होंने कहा जी हम बैठेंगे उस गद्दी पर। करीब 7 से 8 महीने ये बैठे। करीब 7 से 8 महीने बैठे, यानी 1210 से लेकर 1211 के आसपास तक बैठे और उसके बाद ये करीब 8 महीने के लिए बैठे। और उसके बाद इल्तुतमिश को बुरा लग गया। इल्तुतमिश ने कहा भाई ऐसे कैसे, जब मेरे मालिक भी गुलाम होकर उस गद्दी पर बैठ सकते हैं या दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं नहीं, मैं भी खेलूंगा। तो इल्तुतमिश ने कहा नहीं भाई मैं इस गद्दी पर बैठूंगा, क्योंकि जब मेरे से पहले एक गुलाम था तो मैं भी एक गुलाम हूं, मैं खेलूंगा, मैं बात नहीं कर रहा, मेरा बैट है, मैं चले जाऊंगा घर। तो फाइनली क्या हुआ, इल्तुतमिश रिवोल्टेड अगेंस्ट आराम शाह। समझ पा रहे हैं आप बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। यानी इल्तुतमिश ने आराम शाह यानी गुलाम के बेटे यानी इसके सुल्तान के बेटे के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। अगले पेज पे चलते हैं, प्लीज नोट आप साथ साथ करते चलें, स्पीड थोड़ी सी बना के रखें, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, एक बैटल हुई, बैटल ऑफ जूड़। अब आप कहेंगे जूड़ कहां पर है? जूड़ पंजाब में, ठीक है जी। जूड़ का युद्ध हुआ है और ये युद्ध हुआ 1211 एडी में। एडी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। किसके बीच में हुआ होगा? ये हुआ होगा इल्तुतमिश वर्सेस आराम शाह। और इसके अंदर इल्तुतमिश ने आराम शाह को जीवन भर के लिए आराम करा दिया। यानी इल्तुतमिश किल्ड आराम शाह, ठीक है जी। हाँ, पंजाब भी लिख दूं? ठीक है बेटा, पंजाब लिख देता हूँ, ये पंजाब में है। ये ना पंजाब इसलिए नहीं लिख रहा, इससे कंफ्यूजन ना हो, फिर भी आपके लिए लिख दिया समझने के लिए, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, किल्ड एंड बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान, ठीक है।
अगले सुल्तान बन गए। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी अब वो इंसान आएगा जो काफी लंबा उस गद्दी पर बैठेगा। आराम शाह सुल्तान की उपाधि जी हाँ ली थी, लेकिन वो मानी नहीं जाती निरंजन। उसका आंसर अभी आपको मैं दे दूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, थोड़ा समय आप मुझे दें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। आगे भागते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सुल्तान शब्द है, ये शब्द दिया जाता है रूलर को। टाइटल होता है, ये एक टाइटल है गिवन टू अ रूलर। और ये रूलर जो होता है माना जाता है कि अच्छा रूलर है, गुड रूलर। क्या यहां तक आप बात समझ चुके हैं? पक्की बात? सर आराम शाह की मम्मी कौन थी बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक की वाइफ थी आराम शाह की मम्मी। अरे ये सब कौन पूछता है बेटा, ये सब पेपर में नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं आप चीजों को समझे बेटा। पेपर जो पूछता है वही पढ़ाऊंगा मैं, कोई यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ इनका। सुल्तान जो है दिया जाता है एक टाइटल रूलर को, जो कि गुड रूलर होता है। समझ गए? अब इस सुल्तान दिया जाता है तो कोई देता भी होगा। भाई सुल्तान जो टाइटल है ये कोई देता भी तो होगा, गिवन बाय खलीफास। अब याद करो, खलीफास आपको याद है, खलीफास ऑफ बगदाद। वही पुरानी वाली कहानी सेशन 1 वाली, कि जो खलीफा है वो ये टाइटल देंगे। समझ गए कैसे पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है? इससे क्या होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है कि जब हमने हमारा जो सुल्तान है वो हमारे धर्म के हेड के द्वारा चुना गया है तो हम उससे हमेशा खुश रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन रिलीजन। अधिकतर धर्मों में इसी तरीके से जिंदगी चलती है। स्पेसिफिकली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या जहां पर भी रिलीजन के हिसाब से चुना जाता है, वहां पर ये चीजें आपको बहुत बार देखने को मिलती है। ठीक है, अब खलीफा जो है बगदाद के ये टाइटल दिया करते थे। बट कमाल की बात क्या है कि मोहम्मद घुरी भी एक सुल्तान थे, तो क्या उन्हें टाइटल मिला था खलीफाओं से? नहीं मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बाद में सुल्तान बनने की कोशिश करी, नहीं बन पाया, नहीं बनना चाहे। क्या उन्हें टाइटल मिला था? कोई टाइटल नहीं मिला था। इनसे पहले एक जमाना था जब महमूद गजनवी भी अपने आप को सुल्तान कहते थे, कोई टाइटल नहीं मिला था। यानी इनसे पहले आराम बख्श थे, उसे भी कोई टाइटल नहीं मिला था। पहले वो इंसान दिल्ली सल्तनत से जुड़े जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा, वो इंसान थे इल्तुतमिश। समझ पाए बात को? देखिए ये जो बातें आप सुन रहे हैं बहुत डेप्थ वाली बातें हैं, बट ये नहीं समझेंगे तो फिर किताब से ही पढ़ लेते हम, है ना। ये थोड़ी डेप्थ वाली बातें हैं जो आपको समझनी होगी। व्हाई आई से दैट ही इज द रियल फाउंडर, बिकॉज ये जो है फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद। बगदाद में बैठा करते थे, ये है इल्तुतमिश। जी हाँ बिल्कुल एक्यूट, इल्तुतमिश। देखिए जनरली डीएस के ही पंकज माने जाते हैं, बिकॉज दुनिया में और बहुत लोग थे जिन्हें पहले टाइटल मिल चुका था सुल्तान का। डीएस के पहले माने जाते हैं। they were slaves to Rahul, but इनका कनेक्शन उनसे खत्म हो गया। they became rulers of different empires of different places and he became the ruler of India या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आगे चले दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। आगे भागते हैं। मोहम्मद घोरी भी सुल्तान था, सब सुल्तान थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वो पहला इंसान जिसे बगदाद के खलीफाओं से उपाधि मिली थी सुल्तान की, वो ये। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया था निरंजन, जहां थी वही है कैपिटल। चलो आगे भागते हैं। और इन्होंने एक बढ़िया बात कही। इल्तुतमिश ने कहा, मेरे बाद जो आएगा सब सुल्तान। समझ पाए? कितना बढ़िया मूव है एम्पायर को बनाने का। यानी बार बार अप्रूवल लेना ही नहीं, एक बार अप्रूवल मिल गया बल्ले बल्ले है। इससे फायदा ये हुआ कि इनके मरने के बाद भी जो बैठेगा उसको भी अच्छी पकड़ मिलेगी जनता के ऊपर, क्योंकि बार बार अप्रूवल नहीं चाहिए अपने को। एक बार बन गए तो बस बन गए, बात खत्म। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके। दैट्स व्हाई व्हेन आई से फाउंडर आई मीन कुतुबुद्दीन ऐबक, व्हेन आई से रियल फाउंडर आई से इल्तुतमिश। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो एम्पायर्स चलते थे, जो सल्तनत चलती थी, उसमें शुरू से ही ये रूल बने हुए थे कि जो मेन सल्तनत का काम है दाऊद, वो है इस्लाम धर्म का भी प्रचार। तो इसी वजह से इसे इस्लाम धर्म से जोड़ा जाता था, जिससे कि जनता जो है वो अपने राजा में, अपने बादशाह में, अपने सुल्तान में ज्यादा विश्वास जताए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है उस एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम अपने देश की पूरी इज्जत करें, है ना, जो कि हमें करनी भी चाहिए। हमें बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि नेवर एवर 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 से एनीथिंग अगेंस्ट द नेशन। तो कुछ उस तरीके का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, खलीफा धर्म से जुड़े थे, बिल्कुल दाऊद आपने सही बात लिखी है। चलो जी आगे भागते हैं। देख के मुझे काफी खुशी है कि आपको मजा आ रहा है सीखने में, बहुत बढ़िया। क्या मैं कह सकता हूँ पहले सुल्तान जो है वो बनेंगे इल्तुतमिश, और लास्ट सुल्तान जो होंगे वो बनेंगे आखिरी रूलर दिल्ली सल्तनत के, जो कि होंगे इब्राहिम लोदी। यानी मैं कह सकता हूँ इल्तुतमिश से लेकर इब्राहिम लोदी,
ये सब सुल्तान हुआ करते थे। ये आप पहला आखिरी भी पूछ सकता है और कैसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि सुल्तानी जो है खत्म हो जाएगी जब बाबर वापसी आ जाएगा, यानी बाबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अब बीच-बीच में क्या हुआ, बहुत बार जो है इनके जो पड़ोसी लोग थे, जैसे कि यल्दौज, आपको याद होगा। यल्दौज ने क्या करा, प्लान करा कि जाके दिल्ली सल्तनत को छीनते हैं, दिल्ली सल्तनत को छीनने की कोशिश करते हैं, यानी यल्दौज अटैक्ड इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पे यल्दौज ने अटैक करा और ये अटैक हुआ था 1215 में। और 1215 में इस वजह से हुई थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, आप याद रखेंगे, इसमें इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौज। छोटे-छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी। नहीं प्रीति, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ चुके हैं। यल्दौज से इल्तुतमिश की जो लड़ाई है वो कहलाती है क्या? थर्ड बैटल ऑफ तराइन। आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्शन कवर करने, मारा नहीं था, वापसी चला गया था वो। चलो ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जो भी काम 1211 से 1236 के बीच में होंगे वो कौन करेगा? इल्तुतमिश करेगा। तो कोई आपसे पूछता है कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई? थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो है वो इल्तुतमिश से ही जुड़ी होगी, क्योंकि ये जो समय है ये इल्तुतमिश का समय है। ठीक है, 1215 वाली क्यों हुई थी? क्योंकि देखिए, यल्दौज ने अटैक कर दिया था इल्तुतमिश के ऊपर, तो अपने एम्पायर को बचाने के लिए बैटल हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज होती है, वो है, आते हैं एक इंसान जिनका नाम है गेंगिस खान। गेंगिस खान जो है वो अराइव्स इन इंडिया। गेंगिस खान की एंट्री होती है, ये कब होती है जी? 1221 में। पेपर का सवाल है दोस्तों, जो जो बातें मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान आप मुझे याद दिला देना, मैं लिखवा दूंगा। 1221 जो है उसमें गेंगिस खान आते हैं। अब गेंगिस खान कौन है? ये चंगेज खान है हमारी भाषा में, हम तो चंगेज खान बोलते हैं। गेंगिस खान मुझे आज भी बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। चंगेज खान के नाम से हमने बचपन से सुना है और चंगेज खान ही हम बोलते हैं, बट क्योंकि इंग्लिश के पेपर में गेंगिस लिखा आता है और बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ने पढ़ाया नहीं, इसी वजह से जो है मैं ये चीज आपके लिए बार बार लिख देता हूँ। ठीक है, गेंगिस खान जो है एकदम बढ़िया इंसान है, मतलब आज के जमाने के आरडीएक्स कह सकते हैं आप। यानी आपने देखा होगा, एक मूवी थी वेलकम, पता नहीं कौन सी मूवी थी, उसमें जो आरडीएक्स का रोल दिखाया है, वो मेरा ख्याल प्रेम चोपड़ा जी ने करा है, बहुत ही बेहतरीन रोल उन्होंने करा है। मान सकते हैं कि जैसा गुस्सा उनमें दिखाया है उसी को एक नेगेटिव सेंस में आप फ्रेम करोगे तो आपको गेंगिस खान जो है, अच्छा फिरोज खान साहब ने निभाया, ठीक है, माफी चाहेंगे। ये जो है गेंगिस खान से आप एसोसिएट कर सकते हैं, बट वो रोल एक पॉजिटिव सेंस में कॉमेडी वाला रोल है जो कि कुछ ही देर का है। इनका रियल लाइफ, ये है रियल लाइफ विलन। रियल लाइफ विलन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, गेंगिस खान जो है इनका असली नाम है तैमूजिन। तैमूर अलग है, तैमूजिन अलग है। तैमूजिन है इनका असली नाम, अपने पास नोट कर लेना। डैश इज नोन इन हिस्ट्री एज गेंगिस खान। आपको ऑप्शन दे देगा कई सारे और उसमें तैमूजिन सही आंसर होगा। बताओ जी, तैमूजिन का असली नाम क्या है? चंगेज खान असली नाम है। ठीक है जी। तैमूर लंग एक अलग पर्सनालिटी है, कार्तिक ये एक अलग पर्सनालिटी है। ठीक है, तैमूजिन जो है ध्यान रखेंगे गेंगिस खान है, और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे फ्रॉम मंगोलिया। जिसे नहीं पता मंगोलिया कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ, रूस और चीन के बीच में जो है, रूस और चीन के बीच का जो इलाका है वो कहलाता है मंगोलिया। आप एक बार मैप में देखेंगे तो जो कजाकिस्तान है उसके बीच में हल्की सी जगह है, उसके बाद मंगोलिया स्टार्ट होता है। आप एक बार चेक करना, गोबी डेजर्ट वगैरह अगर आपको पता है तो आपको मंगोलिया पता होगा। ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। आगे चले दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट कर लिया। अब चंगेज खान जो है, माना जाता है कि इसने अपने जीवन में लाखों लोगों को मरवाया था। माना जाता है कि इसने अपने जीवन में लाखों लोगों को मरवाया था। और जब इसकी मृत्यु होने वाली थी तो इसे पता था कि लोग मुझे नहीं बख्शेंगे, मेरे मरने के बाद भी लोग जो है मुझे नहीं बख्शेंगे। तो ये क्या करता है, एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान बनाता है। इसे आपने शायद किस्सा सुना होगा, कई लोगों को मरने के बाद जो उनकी अस्थियां होती हैं उसे भी तबाह करा जाता है। यानी अगर मान लेते हैं किसी की अस्थियां आपको दिखती है और वो आपका जानी दुश्मन है, तो आप उसकी अस्थियों को ही तबाह करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके मन को थोड़ा सुकून मिल सके। तो इसे पता था कि लोग मेरी अस्थियों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो इसने एक मास्टर प्लान बनाया। वो मास्टर प्लान क्या बनाया? इसने मास्टर प्लान ये बनाया कि इसने अपने सेनापति को कहा कि हे सेनापति, जब होगी मेरी मृत्यु, जब होगी मेरी मृत्यु। उसने कहा क्या है मृत्यु? फिर इनकी बहस हो गई। बहस होने के बाद इसने कहा, अरे सुनो जरा, पूरी बात सुनो। तो इसने कहा, मेरे दोस्त, जब होगी मेरी मृत्यु तो कुछ लोग जाएंगे मुझे छोड़ने। जी हाँ, उसने कहा, दो चार तो जाएंगे, दो चार से तो आपने जिंदा छोड़े ही होंगे, दो चार लोग। तो उसने कहा, मेरे दोस्त, ये मेरे हैं अपने और ये मेरे हैं सबसे करीबी, और इन्हें पता होगी लोकेशन ऑफ माई टूम। तो मेरा एक काम करना कि तुम मेरे सेनापति इन्हें भी किल कर देना।
जब ये वापसी आ रहे होंगे इन्हें भी किल कर देना, सो दैट पूरी दुनिया में किसी को पता ही ना हो कि मेरी टूम कहाँ पर है। समझ गए? यानी जो लोग इन्हें छोड़ने जाएंगे उन्हीं को वापसी में ये मरवा देता है अपने ही मरने से पहले, और जिससे कि क्या है कि मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि इसकी टूम कहाँ पर है। समझ गए क्या लॉजिक है? अब ऐसे ही गेम चलती है, वही अगेन ये किताबों में बातें लिखी गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी? यानी चंगेज खान ने अपने ही सैनिकों से कहा था कि जब ये लोग मुझे कहीं पे छोड़ के वापसी आ रहे हो, तो तुम एक काम करना, इन्हें मार देना। आगे चले दोस्तों, इसकी टोंक पता ही नहीं कहाँ पर है। इसकी अब देखिए उज्जवल सेनापति ने बीटेक नहीं करी थी, तो वो नहीं गया था क्योंकि उसे अपने जो हेड है उसकी बात माननी थी। वो इतना टेक्निकल नहीं था जितना आप लोग हैं, ठीक है? चंगेज़ खान जो है इसकी टोंक का कोई नॉलेज किसी को भी नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए आगे, अगली बात करते हैं। अब ये भारत क्यों आया था इल्तुतमिश के समय, उसकी थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। चंगेज़ खान अराइव्ड इंडिया अराइव्ड इन इंडिया कब? 1221 में, टू किल जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है? जलालुद्दीन मंगबरनी को ये मारने आया था, ठीक है? यानी ये मंगा भाई जो है इन्हें मारने आया था, और क्यों मारने आया था अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो इंसान है, ये जलालुद्दीन मंगबरनी, ही वाज़ अ रूलर ऑफ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का रूलर हुआ करता था, और इसने क्या करा था? किल्ड द ब्रदर ऑफ चेंगिस खान। समझ गए? चेंगिस खान के भाई को मार दिया था, और उसके बाद मारने के बाद चेंगिस खान से बचने के लिए भागकर आ गया था कहाँ पर? इंडिया। समझ गए? भारत आ गया था कि मैं जाके भारत में छुप जाता हूँ, और भारत आने के बाद सीक्ड हेल्प फ्रॉम इल्तुतमिश। जलालुद्दीन मंगबर्दी ने इल्तुतमिश से मदद मदद मांगी, ठीक है? कि भाई मेरे को बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ गया, और उसने मुझे मार दिया। यानी जलालुद्दीन मंगबर्नी भारत आ जाता है भाग के, और इल्तुतमिश से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे चंगेज खान से बचा लो। ठीक है? तो रिपीट करता हूँ, चंगेज खान के भाई को किल कर देता है जलाल, और जलाल उसे मारने के बाद आ जाता है भारत, पीछे पीछे जो है भाग कर आता है चंगेज खान। समझ गए क्या कहानी है? यानी इल्तुतमिश जो है यहाँ बैठा हुआ है इस तरीके, आराम से पेप्सी कोला पी रहा है अब आराम से, और यहाँ से जो है भागता आ रहा है जलालुद्दीन मंगबर्दी, और यहाँ से जिसके पीछे पीछे भागता आ रहा है चंगेज खान, और इसे कह रहा है कि मुझे बचा लो। अब ये आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो ये क्या करता है? अपने पास एक चश्मा और पहन लेता है, और ये क्या करता है कि मुझे आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर हो रहा है। यानी इल्तुतमिश डिड नॉट हेल्प जलालुद्दीन मंगबर्दी। क्या बात को समझ गए? वाई? बिकॉज चेंगिस खान ने जो है, चेंगिस खान ने वॉन्ड इल्तुतमिश। पहले लिख देता हूँ। चंगेज खान ने जो है इल्तुतमिश को फोन मिलाया, तो फोन उठा नहीं। उसने व्हाट्सएप कॉल करी तो उठा नहीं। उसने वॉइस मैसेज भेजा कि हे मेरे इल्तुतमिश, अगर तूने जलाल की मदद करी तो मैं तेरे दिल्ली सल्तनत को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे पूरे तरीके तबाह कर दूंगा। तो इसने थम्स अप करा, और उसके बाद जो है इसने अपना इंटरनेट बंद कर लिया, और उसके बाद जलाल इसे फोन करता रहा, लेकिन इसने फोन नहीं उठाया। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, भले मैं आपको थोड़े हंसी मजाक वाले वे में बता रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। ऐसा ही हुआ था, और माना जाता है इतिहास के सबसे स्मार्ट मूव्स में से एक ये मूव था इल्तुतमिश का, कुछ ना करना। क्योंकि ये 5 स्टार खा रहा था, तो इसने कुछ नहीं करा, और उससे फायदा ये हुआ कि भारत में जो चंगेज खान आक्रमण करने वाला था वो नहीं हुआ। क्या बात को आप समझ गए? यानी इल्तुतमिश बिल्कुल शांत रहा, इसने कुछ भी नहीं करा, और हो सकता है कि अगर ये शांत ना रहता तो उस समय हमारे देश में मंगोल शासन हो जाता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप पूरे तरीके समझ चुके हैं। चले दोस्तों आगे। बट मेरे नोट्स में ही है कि इल्तुतमिश पहले ऑफिशियल सुनते हैं नहीं। बेटा उसे करेक्ट कर लो एक्यूट। तो देखिए फायदा हो रहा है, देखो इसका बोला एक्यूट बैच लगाने का। कई बार क्या होता है कि हम कुछ और सुन लेते हैं, ऐसा हो जाता है। ऐसा मैं भी जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ हर पेज को 2 बार पढूं, बिकॉज़ बहुत बार सेकंड टाइम में जस्ट निकल के आता है। तो सही है आप बैच लगा रहे हैं, अपना करेक्शंस आप साथ-साथ करते चलें। ठीक है बेटा? क्या ये कहानी आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं? अब ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ पेपर ये सवाल कई बार पूछ चुका है कि चंगेज़ खान भारत कब आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, और 1221 में आया था। आपको रटा होना चाहिए। ठीक है जी? हाँ, आजकल ये वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, अगेन वही इश्यू रहता है हमारा कि जैसे होता है ना एम्पायर एक दूसरे से छीनने वाली बात है, कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट हुआ होगा। ठीक है बेटा? आगे चलें। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? एक बार कंफर्म करें आप लोग प्लीज़। चलें आगे। पक्की बात? आप समझ चुके हैं ना? घोरी भाई का रियल नेम क्या था? देखिए घोरी भाई का रियल नेम मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। नोट कर लें, रियल नेम ऑफ मोहम्मद घोरी। मुइज़-अद-दीन मोहम्मद। ब्रेक आपको भी दे देता हूँ मैं। और ये पहला इनका रियल नेम है,
और दूसरा नेम जो है वो है शिहाब अद दिन। ठीक है, ये 2 नाम है इनके। जी हाँ बेटा, आप लिखें, पहला वो क्यूडा, वो पहला इंसान था। ठीक है, ये 2 नाम है। अभी रिवीजन आपको करा देंगे बेटा। सबसे पहले देखो, 2 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ, बट ये जो ब्रेक है ना, इसमें मैं भी लाइव आपके साथ रहूंगा। यानी जो ब्रेक लेना चाहे वो फोन को साइड रख दे, फोन को कहीं फेंक दे और अपना टहलाए कहीं जाके। ठीक है, और जो बातें करना चाहे उनसे मैं 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ। अगर आप नहीं सुनना चाहते, 2 उंगलियां हैं, तो उंगलियां तो बथेरी होंगी, 2 ही कान है, इसमें उंगली डालो और आंखें बंद कर लो। ठीक है, जो बच्चे सुनना चाहते हैं उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको कोर्स का फायदा हो रहा है। मैं जानता हूँ हैवी है, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट देखिए कंफ्यूजन तो तब हो रहा है ना जब कुछ समझ आ रहा है। यानी अगर आप कुछ पढ़ के ही नहीं जाते तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं था। कम से कम आप इस बार इतना बड़ा ट्राई तो करो, एटलीस्ट आपने इतना बड़ा टारगेट तो बनाया ना, तो अच्छी बात है। ठीक है, टेस्ट बेटा मैं कर लूंगा आपका, मतलब मैं इसी तरीके पढ़ाता हूँ कि टेस्ट अगले दिन लेता हूँ, सो दैट आप अच्छे से रिवाइज करें और तब ज्यादा मजा आता है। ठीक है, चलो सीखते चले। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो अभी नहीं लिखवाया मैंने, वो आगे चल के आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको फायदा हो रहा होगा। जी हाँ बेटा, ये सीजीएल के लिए है राहुल। देखिए मैं समझता हूँ आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है डेटा हैवी है ना, ऐसा लग रहा होगा डेटा हैवी है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, एसएससी ने क्या पाप करा है। एसएससी ने बहुत वास्ट सवाल पूछने लगा है, और वास्ट सवालों में दिक्कत क्या है कि इतने छोटे 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 टॉपिक से सवाल बनने लगे हैं कि मैं मजबूर हूँ, मुझे सभी कुछ पढ़ाना पड़ता है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चा अगर मुझे अपने 50-60 घंटे दे रहा है तो उसके बदले उसके 4 सवाल अगर पेपर में है तो चारों बने, है ना। बस ये मेरी कोशिश है। मैं समझता हूँ राहुल, बट दिस इज द वे इट इज। अगर आप इसे मार्क्स की जगह सोचेंगे आपकी लाइफ से, तो आप डेफिनेटली समझेंगे आपके 60 घंटे क्यों मैं खा रहा हूँ यहाँ बैठ के। देखिए गौरी, हर एक एग्जाम जहाँ पे इतिहास पूछा जाता है, वनडे एग्जाम, उसके लिए सफिशिएंट है। मेरे कहने से आप सभी लोग इस कोर्स को लगाएंगे, और इस कोर्स को लगाने के बाद आप अपना स्टेट पीसीएस, एक बार स्टेट का लेवल सवाल होता है उसका प्री देके देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 100 के 100 बन जाएंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री के सवाल आएंगे तो ग्रेटर देन 50% क्वेश्चंस बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आई होप इतना काफी है आपके लिए, है ना। और आई एम नॉट प्रिपेयरिंग, आई एम नॉट गिविंग दिस कोर्स फॉर स्टेट पीसीएस। एसएससी के सारे सवाल बनेंगे, पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी। चलो जी, ब्रेक आपका खत्म हो गया, अब आते हैं जरा हम अपने एग्जाम की तरफ। ठीक है जी, अब आते हैं अपने हम कंटेंट की तरफ। पूरे तरीके आप फोकस करें। बहुत बढ़िया सौरभ। अब कोई कमेंट नहीं चलेंगे, कोई कमेंट नहीं चलेंगे, अब आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे। ब्रेक आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, यानी ये बढ़िया हुआ कि इल्तुतमिश ने कुछ नहीं करा। ठीक है, ये बढ़िया हुआ कि इल्तुतमिश ने कुछ नहीं करा, वरना हमारे देश में मंगोल शासन हो जाता। अब इल्तुतमिश ने कुछ काम करे थे, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। इल्तुतमिश ने जो है 1229 में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया। ठीक है जी, कोई तकलीफ तो नहीं आपको इस बात पे। भाई इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया, कोई पुरानी बात दोबारा लिख दे, बिकॉज एज अ टॉपिक हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश ने एक नई करेंसी स्टार्ट करी, स्टार्टेड न्यू टाइप ऑफ कॉइन्स। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। ठीक है जी, बेटा हो सकता है नौमित ऐसा आपको, आप देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। गूगल जो हर चीज देता है वो सही नहीं देता, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाता हूँ। आप मेरे कहने से लिखो गूगल पे अभी के अभी, हु किल्ड मोहम्मद घोरी। अभी लिख के मुझे इसका आंसर बताओ, गूगल क्या कहता है। हु किल्ड मोहम्मद घोरी। आप जब फुर्सत हो तो मुझे इसका आंसर देख के बताना। इल्तुतमिश स्टार्टेड न्यू टाइप्स ऑफ कॉइन्स, और सबसे पहला जो कॉइन है वो है आपका सिल्वर कॉइन, और दूसरे टाइप का जो कॉइन है वो है कॉपर कॉइन। ठीक है, समझ गए। आपको बड़ा बड़ा लिखे दिखेगा पृथ्वीराज चौहान जी का नाम, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, क्या ये गलत आंसर है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आपको समझना होगा। ठीक है, जो हमारा इस सिल्वर कॉइन है, जो हमारा सिल्वर कॉइन जो है, ये इसका नाम था टंका, और कॉपर कॉइन का नाम जो है वो था जीतल। भैया अलग अलग गूगल इस्तेमाल कर रहे होगे तुम लोग, कोई पृथ्वीराज चौहान लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। क्या कर रहे हैं आप, क्या यूज कर रहे हैं आप? ब्रेव तो इस्तेमाल नहीं कर रहा कोई। सिल्वर कॉइन जो है ये टंका है, और कॉपर कॉइन जो है जीतल है। अब ये टंका जो है क्या इसी शब्द से जुड़ा है बांग्लादेश की करेंसी? फोकस बना लो मेरे भाई मेरी बहन, वरना बाद में बड़े पछताओगे। बांग्लादेश की करेंसी, क्योंकि पेपर ये सवाल बहुत बार पूछता है। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी है टंका, जो कि टका बन चुकी है ना, तो वो शब्द जो है यहाँ से उठ के आया है। ठीक है, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन की बात आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। टंका और जीतल क्या है, पेपर पूछेगा क्या सवाल, बता देता हूँ। कॉपर कॉइन जो इल्तुतमिश ने चलवाए थे, नाम बोलो फटाफट से टाइप करो। कॉपर कॉइन जो इल्तुतमिश ने चलवाए थे वो क्या था, वो थे जीतल। ठीक है, अब जीतल को याद करने का तरीका वैसे तो
देखो कॉपर जो है क्या वो पीतल में होता है? आपको शायद पता होगा पीतल में कॉपर डाला जाता है। अब पीतल जीतल से जुड़ा है तो ऐसे आप हल्का-सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है? और आप सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर कॉइन जो है वो टंका के नाम से आप जानते हैं, ठीक है? ये आप थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली बात कर लेते हैं। जैसे आप ट्रिक बनाना चाहें बना सकते हैं। फ़ोकस आप इधर अपना बनाए रखें। अब उसके बाद ये एक नया सिस्टम स्टार्ट करता है। ये सिस्टम जो है इक्तेदारी सिस्टम है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इक्तेदारी सिस्टम इज़ रिलेटेड बहुत बढ़िया अम्लन रिलेटेड टू इल्तुतमिश। ठीक है, समझ गए बात को? इक्तेदारी सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश से जुड़ा है। अब आप बैठ के टाइप कर रहे होगे सर ये क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊंगा नहीं। देखिए कहानी क्या है डिटेल में तो हम इसे बाद में कवर करेंगे। बट इक्ता जो एक शब्द होता है वो कहता है कि मैं हूं एक प्रोविंस। प्रोविंस आप समझते हैं जैसे कि आज आपके इलाका जो है वो एक शहर होगा, हो सकता है एक जिला हो सकता है एक राज्य हो सकता है एक गांव हो। वो एक इलाका होगा। इलाका कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। जो प्रांत शब्द होता है वो प्रोविंस से जुड़ा है। आपने सुना होगा प्रोविंस प्रांतों को बोला जाता था। तो प्रांत का कोई ना कोई अधिकारी होगा, प्रांत अधिकारी। अब प्रांत अधिकारी जो होगा क्या मैं उसे कह सकता हूँ कि ही इज द हेड ऑफ प्रोविंस? और यही प्रोविंस हेड को इक्तेदार बोला जाता था। अब देखिए मान लेते हैं यही आप स्टेट लेवल की क्लास में है, यही आप यूपीएससी की क्लास में, तो वहां पर क्या होगा आपके लिए यहाँ पे 4-5 बातें लिखी जाएंगी, 10 बातें लिखी जाएंगी भाई इसमें क्या-क्या होता था, कि इक्तेदार का फर्ज क्या-क्या थे, ये कैसे अलग था रायतवाड़ी से ऐसा-ऐसा। बट क्योंकि एसएससी ओरिएंटेड कंटेंट है तो अभी के लिए मैं इसे यहीं पे सीमित करूंगा और आगे भागूंगा, ठीक है? इक्तेदार सिस्टम जो है वो इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। आगे चलें दोस्तों। अब इसने क्या करा, इसने अपने मालिक से एक बात सीखी थी कि जो इसका मालिक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उन 4 गुलामों में से एक था। तो इसने उसके मालिक यानी मोहम्मद खुरी की एक बात पकड़ ली थी कि अगर मैं अपने कुछ खास गुलामों का ग्रुप बना लेता हूँ तो क्या पता मुझे उनमें ही अगली बार कोई बढ़िया सुल्तान या बढ़िया एक मिनिस्टर मिल जाए। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? यानी इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ अपने मरने से पहले कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ अपने साथ और अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा कुछ स्टैब्लिश करता हूँ। इसने कहा लग तो बढ़िया रहा है। तो इसने दिमाग लगाया कि जो इसके हजारों गुलाम हैं उसमें से इन्हें गिन चुन के क्या करा, 40 स्लेव्स चुने इल्तुतमिश ने। ये भी पेपर का सवाल है। इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम चुने और इन 40 गुलामों को इसने कहा दल चालीसा। ये दल चालीसा कौन है आप जीवन में इसे नहीं भूलेंगे, वादा है मेरा। आज के सेशन के एंड तक उम्मीद है हम उस पोर्शन तक पहुंच जाएंगे। दल चालीसा जो है ये 40 स्लेव्स का एक ग्रुप हुआ करता था। इल्तुतमिश ने इन्हें चुना था, ध्यान रखेंगे। और जिस मंडली के रूप में इसे चुना गया था उसे कहा जाता था तुर्कान या तुर्कन ए चहल गानी। तुर्कान ए चहलगानी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ दोनों में फर्क क्या है। ये जो दल चालीसा है ये तो वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं, और ये है वो ऑर्गेनाइजेशन मेथड। चुनने का जो तरीका है वो है तुर्कान ए चहलगानी। और जो लोग हैं दोस्त गाइस, समझ रहे हैं, हेलो गाइस वाले जो गाइस हैं वो है दल चालीसा। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी दल चालीसा और 40 लोग खड़े हैं मेरे सामने, किस तरीके चुने गए, तुर्कान ए चहलगानी से ही चुने गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक बात समझ चुके हैं, हर बारीकी तक मैं पहुंच रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। बट ये ध्यान रखना कि जो हमारा दल चालीसा है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा है, ये वजीर के लेवल जैसा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सुल्तान से नीचे होगा, समझ गए? यानी सुप्रीम लीडर जो है वो सुल्तान है, उसके बाद कहीं वजीर आता है और वजीर के बराबर का ही पावर जो है दल चालीसा के पास है, समझ गए? जैसे आज हमारे देश में प्रेसिडेंट ऊपर बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पीएम है, लेकिन पीएम के साथ ही यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पीएम से नीचे नहीं है, पीएम इज अ पार्ट ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसा आप यहाँ समझ सकते हैं कि सुल्तान ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई वजीर बैठा हुआ है, वजीर समझ गए, पीएम हेड हो गया, और उसी के साथ कहीं दल चालीसा बैठा हुआ है। देखिए बहुत बढ़िया एनालॉजी आपको लगा के बता रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन जरा सी भी ना बचे, ठीक है बेटा? मैं अमन एंड में जाने से पहले पूरा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? यहाँ तक आप बात समझे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ चुके हैं। आगे भागते हैं जी फटाफट। ये वजीर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट रिची, बट एनालॉजी के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है? वजीर इल्तुतमिश नहीं है बेटा, वजीर जो होता है वो पीएम जैसा होता है, और सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश है, सबसे ऊपर बैठा हुआ, ठीक है? आप बात समझ चुके हैं, आगे भागते हैं दोस्तों। देखो जी अब चीजों को थोड़ा समझना। इल्तुतमिश ने बड़े सारे युद्ध करे। वजीर उनमें से ही एक वजीर था, ऐसा कोई नाम नहीं है इसका। ये एक मैंने आपको तरीका समझाया कि किस तरीके वजीर और दल चालीसा चुने जाते थे, ऐसे जिनके नाम वाम का जिक्र हम यहाँ पर नहीं करते, ठीक है? अब इल्तुतमिश ने बड़े युद्ध लड़े। क्यों युद्ध लड़े? क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है राज कब से कब तक करा। इल्तुतमिश शायद आपको याद होगा 1211 में इसने अपनी कहानी शुरू करी थी आराम शाह को आराम करा के, और ये जो है यहाँ से 1236 तक चलेगा। 1211 से 1236 तक चलेगा। 1236 में इसकी डेथ हो जाएगी। बट डेथ से पहले इसने, क्योंकि इतने साल राज करा तो इसने बड़े सारे युद्ध लड़े होंगे, तो इसने ये पाया कि जिनने जम्मे सारे निकम्मे।
ये एक पंजाबी मूवी है। इसका मतलब होता है कि जितने मैंने जन्मे हैं वो सारे निकम्मे हैं। शायद आप पता नहीं पंजाबी मूवीज देखते हैं नहीं देखते, मैं थोड़ा पसंद करता हूँ। ये इल्तुतमिश ने ये देखा कि मेरे जितने बेटे हैं वो सारे के सारे जो है, कईयों को तो थोड़ी लेट समझ आएगा, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से बात को समझना। इल्तुतमिश जो है इसने कहा कि ऑल माय सन्स आर इनकेपेबल। जितने बेटे हैं इनके वो सबके सब बेकार हैं, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ, जिनने जन्मे सारे निकम्मे। नहीं, कैरी ऑन जट्टा अलग है, गिप्पी गिप्पी गरेवाल भी नहीं है इसमें, मुझे उन एक्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट बहुत सारी पंजाबी मूवीज में है वो, बहुत सारी। काला शाह काला है, बहुत सारी मूवीज में है वो, आप आराम से फुर्सत में देखते रहना, ठीक है। चलो, नाम मुझे उनका भी ध्यान नहीं आ रहा। इल्तुतमिश ने, अब जो मुद्दे की बात है उस पर आ जाते हैं। इल्तुतमिश ने जो है कहा कि मेरे सारे बेटे बेकार है, बट मेरे पास एक बेटी है, आई हैव अ डॉटर, और उस डॉटर का नाम है रजिया, रजिया बेगम। एसएससी के हर साल के सवाल में, ये हर साल सवाल में आता है, हर बार, ठीक है। रजिया बेगम, अब रजिया बेगम को ही जाना जाता था एक और नाम से, रजिया सुल्तान। जिस दिन रिटायर हो रहे होंगे उस दिन भी अगर मैं आपसे पूछ लूंगा ये सवाल तो आप नहीं भूलेंगे कौन है, वादा है मेरा। बस अगले कुछ देर मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो। इल्तुतमिश की एक बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान, और इसने जो है इल्तुतमिश की बड़ी मदद करी अलग अलग युद्ध में जाके। यानी जो बेटे हैं उनका दिमाग इतना बढ़िया नहीं चलता था जितना बढ़िया रजिया का दिमाग चलता था। इसका छोटा सा एनालॉजी फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि युद्ध हुआ था तो बाहुबली में दिखाया गया कि जो बाहुबली है उसका दिमाग भल्लाल देव से थोड़ा अलग तरीके चलता है, जो कि ऑब्वियसली पिक्चर का मतलब रास्ता ऐसे ही चलाया जाता है हीरो वर्सेस विलन का, कि बाहुबली बहुत अलग तरीके सोचता है एज कम्पेयर टू भल्लाल देव, जबकि दोनों ही जो है माहिष्मती साम्राज्य का भला करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। भल्लाल देव भी चाहता तो भला करना है साम्राज्य का, बट अगेन बाहुबली थोड़े अलग तरीके सोचता है। इसी तरीके रजिया सुल्तान जो है थोड़ा अलग तरीके सोचा करती थी। और जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी टूम्ब खुद ही बनवा दी थी। उसे पता था कि मैं जाऊंगा, तो उसने क्या करा, अपनी टूम्ब खुद ही बनवा दी थी। और ये कहाँ पर है इनकी टूम्ब? इनकी टूम्ब आपको देखने को मिलती है कुतुब मीनार में, समझ गए। अपनी टूम्ब इन्होंने खुद ही बनवा दी थी कुतुब मीनार में, क्योंकि जो भी रहस्य होंगे इसके वो राष्ट्र इन्हीं के साथ चला गया। समझ गया बात को। अब कौन बचा? 4 बच्चे और एक बहन, 4 भाई और एक बहन बची, जिसमें केपेबल तो ये है, लेकिन आप जानते हैं कि बैठेगा तो लड़का ही, क्योंकि इसी तरीके अभी तक चलता आया है हमारे जो आप कहेंगे इतिहास में, कि जो सबसे बड़ा लड़का है वो उस गद्दी पर बैठने को पूरे तरीके से तैयार होगा। अब इस समय क्या होता है, सेम एग्जैक्टली यही होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, कि आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश, हिज एल्डर सन रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बेटा लाहौर लिखवाए, एक बार चेक करो यश, फिरोज शाह, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है बिकेम द नेक्स्ट रूलर, ठीक है। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं। लेकिन क्या रजिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद आएगी? बिकॉज रजिया की तो अपनी उम्मीदें थी कि भाई हम जो है उस गद्दी पर विराजमान होंगे, हम इतिहास कायम करेंगे। तो रजिया ने क्या करा कि दिल्ली की जो जनता है उनके साथ जो है, जी हाँ, 1236 में मरा था इल्तुतमिश, बेटा बिल्कुल सही, ठीक है। रजिया जो है, रजिया ने जनता को अपनी साइड ले लिया और रजिया ने रिवोल्ट कर दिया, समझ गए बात को। ये भी सुल्तान कह सकते हैं मतलब, अब जो है सब सुल्तान है, ठीक है। रजिया ने रिवोल्ट कर दिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा, और इसने एक बहुत बढ़िया काम करा, रिवोल्टेड एंड गॉट फिरोज किल्ड, समझ गए। इसने क्या करा, रुकनुद्दीन को मरवा दिया और बिकेम नेक्स्ट सुल्तान। आई होप रजिया बेगम के नाम के आगे मैंने रजिया सुल्तान क्यों लिखा था ये आप समझ चुके हैं। और नहीं शोभित पैरेलल चल रहा है, अभी आपको सारी कहानी समझाऊंगा, अभी आप उसे ऐसे ही चलने दें, समझ गए। यानी यहाँ पर क्या हुआ, रजिया बन गई दिल्ली की हेड। तो पेपर का सवाल है, द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, नाम है रजिया बेगम। रजिया सुल्तान भी आप कह सकते थे, ठीक है। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? कालिंजर मिशन जो है उसका जिक्र वैसे मैंने अभी बीच में करा था बिना नाम लिए दिव्यांश, क्योंकि वो बस एक मिशन, एक प्लेस था, तो उसका नाम मैंने कालिंजर का ग्वालियर का नहीं लिया था। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया कार्तिक, ठीक है बेटा, आगे चलें।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। ये और ध्यान रखना कि वही पर्सनैलिटी है जो कि लाल कपड़े पहनना का जिन्हें शौक था, बिकॉज़ माना जाता था गुलाम वंश में कि अगर कोई लाल कपड़े पहन के लोगों के सामने आया है, तो उसका मतलब वो जनता से मदद माँगना चाह रहा है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई लाल कपड़ा पहन के जनता के बीच में आया है, तो इसका मतलब वो मदद माँगना चाह रहा है। तो रज़िया ने यही यहाँ पर दिमाग लगाया था कि वो लाल कपड़े पा के जो है जनता के बीच में पहुँच गई थी और लोगों से मदद माँगी कि भई आप देखो, अगर आप इन्हें बादशाह, इन्हें सुल्तान बनने दोगे, तो आपके लिए भी आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। आगे चलते हैं जी। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। कुछ बच्चे जो हैं, उन्हें मुझे अपना जलवा दिखाना ही होगा। बेटा मैंने तो बाबर, हुमायूँ, अकबर को नहीं छोड़ा, गज़नी, घोरी को नहीं छोड़ा, सबको मार देता हूँ रोज़। तो तुम क्या चीज़ हो? कोशिश करो ये तलवार अपने ऊपर मत चलवाओ। द द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये रज़िया जो है, रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान, जो भी आप इन्हें कहना चाहें, ये 1236 से राज करती हैं, 1240 तक। ठीक है? ठीक है? 1236 से 1240 तक जो है राज करती हैं। कैपिटल्स का मैं आपको एक साथ बताऊँगा सारा। कैपिटल शिफ्ट हो गई थी इल्तुतमिश के समय, लाहौर से दिल्ली आ गई थी। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे चल के एक साथ लिखवा दूँगा। ठीक है? बाद में बना था यश, क्योंकि वो अचानक मरे थे ना पोलो खेलते समय, तो माना जाता है कि उनका टूम बाद में बना था। रज़िया बेगम जो है 1236 से 1240 तक राज करती हैं। अब ये भी आप ध्यान रखना कि भले ही 4 में से 1 विकेट गिरी है, बाकी 3 विकेटें तो अभी बची हैं। तो ये बात इन्हें थोड़ी समझ आ जाएगी। सोच के देखो, भई अगर मैं कहता हूँ कि एक भाई मार भी दिया तो 3 विकेटें तो अभी बची हैं। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर अभी खेल बचा है थोड़ा-सा। यानी इन तीनों में से अब एक पापी ऐसा होगा जो कि नज़र रखेगा उस कुर्सी पर। ठीक है? बहराम शाह वांटेड टू कैप्चर द थ्रोन। क्या इस बात को आप समझ पाए? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? ठीक है। बहराम शाह जो है वो कैप्चर करना चाहता था थ्रोन को। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि इस समय सुल्तान की गद्दी पर तो रज़िया बैठी है, लेकिन याद करो सुल्तान के अलावा दल चालीसा भी तो है। तो इसने दल चालीसा को क्या करा? अपनी तरफ कर लिया। दल चालीसा को अपनी तरफ कर लिया। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए भले ही वो मंत्रिमंडल टाइप है, लेकिन वो फैक्टर आपको याद है बाहुबली मूवी की स्टार्टिंग की एक औरत के अंडर कौन काम करेगा वाली, शायद आपको उसकी शुरुआत वाली सीन याद है, जब वो कटप्पा को आवाज मारते कटप्पा उड़ता हुआ आता है और वहीं पे जो है कटाकट शुरू कर देता है, शायद आपको याद होगा, है ना? तो वो जो सीन है कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट आप यहाँ मान के देखें कि क्योंकि दल चालीसा को भी लग रहा था भाई हमारे से सीनियर एक महिला कैसे हो सकती है। हाँ, तो उसलिए क्या है दल चालीसा भी बहराम शाह की तरफ हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से बात को समझना। दल चालीसा प्लस बहराम शाह, ये है अगेंस्ट रसिया सुल्तान। समझ पा रहे हैं? माहौल बन चुका है दिमाग में पूरा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है? क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं? चलो आगे चलते हैं। दल चालीसा जो है अब प्लान करता है कि ऐसा कुछ करा जाए कि रजिया को मारा जाए। इसके लिए क्या होता है, रजिया के कुछ रजिया किस तरीके काम करती है इस पे ध्यान दिया जाता है कुछ समय, और फिर ध्यान दिया जाता है कि रजिया की क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिसके सहारे रजिया को हटाया जा सकता है। तो रजिया का एक इक्तेदार हुआ करता था। इक्तेदार आप समझते हैं ना, मैं बार बार इक्तेदार नहीं समझाऊंगा। रजिया का कुछ इक्तेदार थे, जिसमें एक इक्तेदार था कहाँ का, पंजाब का, भटिंडा का आप कह सकते हैं। भटिंडा का एक इक्तेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया, और एक दूसरा इक्तेदार था जिसका नाम जो था बदायूं का। याद है ना, बदायूं बहुत फेमस इलाका है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि बदायूं से ही इल्तुतमिश जो कि इसके पिता थे वो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी पॉलिटिकली। ठीक है? बदायूं जो है यहाँ पर एक इंसान बैठता था एतकीन, तो एतकीन भी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अल्तुनिया भी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा फोकस आप करना सेशन पे, और स्पॉइलर मत देना वरना ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। ठीक है? खुद जिंदगी जी है, दूसरों को भी जीने देना। अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान से समझना। ये शायद आज के सेशन का आखिरी टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स कुछ होगा, बाकी देख लेंगे। ठीक है? ये आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है। इसे पूरे को समझाऊंगा, सेशन को रिवाइज कराऊंगा, फिर मुक्त कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। ठीक है? ध्यान से सुनना। अभी जो अल्तुनिया है इसे इमेजिन कर लेना कि अल्तुनिया बैठा हुआ है कहां पर, भटिंडा में। भटिंडा इज इन पंजाब। याद होगा सिखड़ी हूं मैं भटिंडा की, करीना कपूर जो है कहती है किसे, शाहिद कपूर को, जब भी मेट में। तो भटिंडा जो है पंजाब में है, तो वही वाले भटिंडे की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अल्तुनिया जो है बचपन से पसंद करता था रजिया को, लाइक रजिया, हो जाता है उसमें क्या है। अल्तुनिया यूज्ड टू लाइक रजिया। अब रजिया जो है सुल्तान की उसमें बेटी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अल्तुनिया जो है रजिया को जो है
पसंद करके दोनों एक ही है पंकज, अल्तुनिया जो है रजिया को पसंद करता था, बट रजिया जो है ये किसी और को पसंद करती थी। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। रजिया जो है किसी और को पसंद करा करती थी जिसका नाम था याकूत खान। रजिया को पसंद करता था कोई और रजिया पसंद करती थी किसी और को, समझ गए? यानी अल्तुनिया जो है वो बेचारा बीटेक वाला बच्चा लग रहा है कोई, और रजिया जो है वो याकूत खां को पसंद करती है। अब ध्यान से बात को समझना। अब याकूत खां जो है, ध्यान से बात को समझना, ये कौन था? ये था जो अश्वशाला होती है, अश्वशाला जहां पर घोड़े रखे जाते हैं, उसका आप कहेंगे हेड था। समझ पा रहे हैं बात को? यानी घोड़ों की देखभाल करता था याकूत खान इल्तुतमिश के समय से ही। यानी जो स्टेबल होता है, हॉर्सेस का जो स्टेबल होता है, उसकी जो है देखभाल करता था। समझ गए क्या कहानी? ही वॉज अ स्टेबल बॉय, समझ गए? वो अपनी लाइफ में ही वॉज अ वेरी स्टेबल बॉय। तो ऑब्वियसली जो है रजिया याकूत खां को जो है पसंद करा करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब समय आगे बीतता है, ये दोनों बड़े होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, रजिया चाहती है कि किस तरह की याकूत खां का भी जिंदगी में भला हो। तो रजिया क्या करती है, याकूत खां का प्रमोशन कर देती है और याकूत खां को बना देती है, बिकेम द हेड ऑफ आमिर ए अखूर। आमिर ए अखूर, ठीक है? जो बच्चे पहली बार कहानी सुन रहे हैं, सजेशन आप कमेंट सेक्शन में ऑफ कर दें। ये क्या है? ये है शाही अश्वशाला, समझ गए जी? शाही अश्वशाला, जिससे कि कभी भी दौरे पे जाना हो तो जो याकूत खां है हमेशा उनके नजदीक रहे। और ये पूरी कहानी पूरे तरीके से सेट है। अब बताओ कि ये बात अल्तुनिया को पसंद आएगी क्या? ये बात अल्तुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ठीक है? वो वही गाना गाएगा, बचपन का प्यार है तूने नहीं जाना रे, जो भी है वो, आगे मैंने सुना नहीं है बट ऐसे ही कुछ है वो, ठीक है? तो अल्तुनिया जो है वो गाना गाएगा, बट गाना तो 5 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। तो अल्तुनिया जो है वो गाना गाने के बाद भी जब रजिया नहीं सुनेगी तो क्या करेगा, रिवोल्ट कर देगा। यानी अल्तुनिया जो है अल्तुनिया विल रिवोल्ट, अल्तुनिया रिवोल्टेड। अब अल्तुनिया रिवोल्ट कहाँ पे करेगा? भटिंडा में करेगा। समझ गए क्या कहानी चल रही है? अब अल्तुनिया ने रिवोल्ट कर दिया और इसके बाद इसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूं एक इंडिपेंडेंट रूलर, बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर। समझ गए क्या बात है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। अब उस केस में क्या हुआ, अल्तुनिया से लड़ने के लिए, अल्तुनिया को कंट्रोल में लेने के लिए रजिया जो है पहुंच गई कहां पर? रजिया पहुंच गई इसे समझाने। रजिया ने इसे कहा भी देखो तुम गलत बात कर रहे हो। अब रजिया के साथ एक और इंसान गया था, याद होगा आपको? ये कौन है? ये वो है याकूत खां, क्योंकि समझ रहे हैं ना आप, याकूत खां। तो इसने कहा रुको जरा, सबर करो, अभी तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ जरा, कोई राम रहीम कुछ नहीं। ये गया, इसने इसे मार दिया। देखा, चलो एंड ऑफ डिस्कशन। यानी यहाँ पर क्या हुआ, अल्तुनिया ने क्या करा, याकूत खां की हत्या कर दी। यानी अल्तुनिया किल्ड याकूत खां। इन्होंने कहा चलो एक रगड़ा तो निपटा जीवन का, अब देखते हैं क्या होगा। और इसे मारने के बाद किल्ड याकूत खां एंड कैप्चर्ड रसिया। समझ गए क्या कहानी है? यानी अल्तुनिया ने भटिंडा को अपना एरिया मानकर रजिया को कैप्चर कर लिया और याकूत खां की हत्या कर दी। मैं उम्मीद कर बात समझ पा रहे हैं, ठीक है? ये सब अपने अपने को इमेजिन कर रहे हैं, अरे हम ही है हीरो, अभी मरने वाला 5 मिनट बाद ही। क्या समझ रहे हो? अल्तुनिया ने क्या करा, रजिया को कैप्चर कर लिया और याकूत खां की हत्या कर दी। अब सोचो बिना बात ही यहाँ पर बहराम शाह तो मुस्कुरा रहा है, क्यों? उसे बिना बात ही उसका काम होते जा रहा है भाई। एक इस रसिया के खिलाफ हो गया, उसके बाद उसका जो याकूत खां है वो मारा गया, तीसरे नंबर पर रसिया खुद ही कैप्चर हो गई। तो बहराम शाह ने कहा तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। तो बहराम शाह ने क्या करा, मैसेज भिजवाया कि हे अल्तुनिया। उसने कहा हेलो बहराम, प्लीज किल रसिया, रिगार्ड्स बहराम शाह। इसने ऐसे कहा कि जाओ ये निपटा दो। तो अल्तुनिया जो है रजिया को मारने ही वाला था, बट बचपन का प्यार है तूने नहीं जाना रे, तो ये उसे मार नहीं पाए, क्योंकि देखिए कुछ कनेक्शंस होते हैं पुराने, तो वो नहीं टूटते। तो अल्तुनिया ने कहा कि दोनों में से एक उंगली चुनो। तो रजिया ने कहा क्या है यार ये सब, क्या कर रहे हो ये सब, मैं सुल्तान हूँ क्या, मजाक चल रहा है? तो उसने कहा नहीं यार क्या कर रहे हो, बी अ स्पोर्ट, दोनों में से एक उंगली चुनो। तो रजिया को दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, रजिया के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो। किसे दे दो? समझ गए, अल्तुनिया को। दूसरा ऑप्शन है मैरी मी। अब दिमाग लगाओ, फंस गए क्या बात है?
इधर मैरी मी और कैरी मी टू दिल्ली सल्तनत। अब ऑब्वियसली ये तो धर्म संकट है, दोनों ऑप्शन बुरे हैं। अब उन्होंने सोचा कि पूरी दिल्ली सल्तनत जाने से बड़ी आधी चली जाए, यानी अगर मैं शादी कर लूंगी तो उस केस में क्या होगा कि कम से कम मेरा कंट्रोल भी रहेगा भाई, वरना तो मुझे मार देगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये इसने मना कर दिया, इसने कहा ये नहीं चलेगा, मैं जो है ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाऊंगी, यानी मैरी मी। यानी अब यहाँ पर क्या हुआ कि अल्तुनिया मैरिड रजिया और बहराम शाह जो है, ठीक है, लाहौर विलाकुत, ये क्या हुआ, अब इसे बुरी लग गई क्योंकि इनने कहा ये क्या हुआ, तो गेम में बिगड़ गया अपना पूरा। अब बहराम शाह का मूड एकदम खराब हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि अल्तुनिया और रजिया की आपस में शादी हो गई, और वो यहाँ से अब कहाँ वापसी आ रहे हैं, क्या यहाँ से वापसी आ रहे हैं दिल्ली? याद होगा आपको भटिंडा गए हुए थे ये लोग, तो भटिंडा गई है याकूत खां के साथ, आ रही है अल्तुनिया के साथ, और वापसी आते समय रास्ते में अगर आप पंजाब और दिल्ली को मैप के जरिए जानते हैं तो बीच में हरियाणा पड़ता है, शायद आपको पता होगा बीच में हरियाणा पड़ेगा। तो हरियाणा में जो है रात को वेट कर रहे थे, अपना आराम फरमा रहे थे। हरियाणा में एक जगह पड़ती है जिसे आप बोलते हैं कैथल, कैथल में ये विश्राम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं। वो कौन है? वो है बताओ कौन है? वो है दल चालीसा। यानी अब बहराम शाह क्या करता है, सेंट दल चालीसा टू किल द न्यूली वेड कपल। यानी बहराम शाह कहता है कि जाओ इन्हें निपटा दो, और बहराम शाह दल चालीसा को भेज देता है कि जाओ जाके इन पे आक्रमण करो। तो रात का समय होता है, दल चालीसा जो है पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो है ये लोग वेट कर रहे होते हैं अपनी मौत का, और दल चालीसा जो है इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तो यहाँ पर रजिया है, यहाँ पर अल्तुनिया है, और ये है गुंडे, और इसलिए कहा जाता है रजिया गुंडों में फंस गई। समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी ये जो कहानी है कुछ यहाँ से प्रकट हुई होगी, ऐसा किसी किताब में लिखा, बट ये मेरा अपने दिमाग की प्रोसेसिंग है थोड़ी सी। और फाइनली क्या होता है कि रजिया और इसकी हत्या कर दी जाती है, इनकी हत्या हो गई, खत्म हो गया खेल। और फाइनली क्या है, रजिया किल्ड विद अल्तुनिया ऑब्वियसली, और इनकी टूम जो है वो आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में आपने एक जगह सुनी होगी चांदनी चौक, चांदनी चौक में आपको इनकी टूम देखने को मिलती है। इन 1240। 2 मिनट का ब्रेक लगा यार, मैं भी पानी पी लेता हूँ। दीज स्टोरीज आर वेरी इंटेंस, मतलब मुझे पर्सनली जो है बड़ी इंटेंस स्टोरी लगती है। नॉट इम्पॉर्टेंट अविनीश, बिकॉज वो सुल्तान नहीं है। बेटा एक बार आप चेक करना, कैथल में उनकी मृत्यु हुई थी साहिल। पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट आपके लिए भी ब्रेक हो जाएगा। एचआर में बेटा उनकी ना मृत्यु हुई थी मोहित, और टूम जो है उनकी फाइनली दिल्ली में बनी थी। ठीक है बेटा, फटाफट नोट करो। नहीं नहीं नहीं, आप रिवाइज करा देता हूँ। कैथल दिल्ली को छोड़ के बाकी कहानी समझ आई? कैथल दिल्ली को भी मैं सही कर देता हूँ, मतलब सही इन द सेंस अभी समझा देता हूँ, बाकी कहानी आपको समझ आई? अब सवाल ये सर, ये स्टोरी कैसे नोट होगी? मेरे दोस्त, ये स्टोरी नोट हो ही नहीं पाएगी। अब मैं बता देता हूँ नोट क्या क्या करना है आपको, ये तो ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले बताओ कि मजा आ रहा है, इस दिस द राइट वे टू स्टडी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को आप अपने जूनियर्स को भी पढ़ाएं, क्वेश्चन टैब में आपका बंद कर रहा हूँ, तो कोशिश करें पार्टिसिपेट इन दिस। मतलब ऐसा नहीं कि बस हाँ यार याद कर लो यार 1240 में मर गई, ऐसे नहीं करना है। कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना है अपने बच्चों के लिए, जिससे वो भी कामयाब जीवन में हो सके, है ना। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा अभी टीचर बन जाओ जाके, बट इन जनरल लाइफ में कभी तो किसी को पढ़ाओगे तो मतलब एफर्ट लगाओ। सिंपली ऐसे नहीं कि हाँ बैठे हैं बस चलो जो करना कर ले आजा, ऐसे नहीं। अब एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरे सेशन को रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। और ये पोर्शन मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो रजिया है उसकी हत्या हुई है, उसे मारा गया है कैथल वाले इलाके में, और उसकी फाइनली जो टूम बनी है वो आगे दिल्ली में बनी है। ठीक है जी, आगे चले। अब फटाफट से मैं आपको सेशन को जो है रिवाइज करा रहा हूँ, आप प्लीज सेशन में बने, ठीक है। तुर्कान चहलगानी फिर से बता दूंगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। कमेंट करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो आगे बढ़ जाता, फिर तू कुछ कह नहीं पाता, है ना। तो कोशिश करना सेशन पे फोकस करना, बीच में कमेंट मत करना, फोकस। देखिए हमने जो शुरुआत करी थी सेशन की, अगले 5 मिनट के लिए बातों को बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ा स्पीड में बोलूंगा बिकॉज मुझे करीब 1.5 घंटे का पोर्शन 5 मिनट में रिपीट कराना, तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। ध्यान से सुनो। हमने सबसे पहले कुछ सवालों का डिस्कशन करा था, फिर हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम थे मोहम्मद घोरी के, वही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं 1206 में, लेकिन फिर भी जो रियल फाउंडर है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। जयचंद और मोहम्मद घोरी का जब युद्ध हुआ था तो उसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक निखर के सामने आए थे रूलर के, एक सेनापति के रूप में। फाइनली इनकी उपाधि बढ़ती है और इन्हें जो दिल्ली लाहौर वाला इलाका है इनके कंट्रोल में दे दिया जाता है 1206 में, माना जाता है 15 मार्च को। आई डाउट इट, बट अगेन किताबें यही कहती हैं, इतना सटीक न जाने कैसे पता होगा, बट फिर भी माना जाता है कि 1206 में 15 मार्च को मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई, और साथ साथ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अपना
जो दिल्ली सल्तनत वाला इलाका है अपने पकड़ में पूरा कर चुके होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक आप कहेंगे संत के शिष्य हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के, जो कि कुतुब मीनार जिनके नाम पे बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1199 में बनना शुरू हुआ, 1229 तक ये पूरा हुआ। शुरू करा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन एक मंजिल बनवाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी ऊँचाई 73 मीटर है और इस दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलता है, 5 इसमें मंजिल है। 1229 में इल्तुतमिश इसे पूरा कराते हैं, लेकिन आगे चल के 1369 में फिरोज शाह तुगलक भी इस पे काम कराते हैं और आगे चल के सिकंदर लोदी के द्वारा भी इस पे काम कराया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार वगैरह से जुड़े हैं, बट अलाई मीनार से नहीं जुड़े हैं। अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है और वो कुतुब मीनार से इंटर्न नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की अभी मृत्यु हो गई है, उन्हें अभी के लिए हम साइड रखते हैं। यलदौज जो है गजनी वाले इलाके में है, कुबाचा काबुल कद्दार वाले इलाके में, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पाकिस्तान लाहौर दिल्ली वाले इलाके के अंदर है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से, जिसमें 5 अलग-अलग जो है डायनेस्टीज बनती है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद लोदी, और बाकी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं स्लेव डायनेस्टी का हिस्सा है, जो कि 1206 से 1290 तक चलता है। इसे गुलाम वंश कहा जाता है बिकॉज़ एक गुलाम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 1206 में, जिसकी मृत्यु 1210 में हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि इसने लाहौर की जनता को लाख रुपए बांटे थे। लाहौर से शुरुआत हुई थी, यानी पहली कैपिटल दिल्ली सल्तनत की जो है वो है लाहौर, ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, क्योंकि इसका सेनापति हुआ करता था, तो इसने आगे चल के अपने आप को सिपाह सलार की उपाधि दी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वो इंसान है जिसने कभी भी सुल्तान की गद्दी नहीं अपनाई, ध्यान रखेंगे। आगे चल के जब इनकी मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश जो है वो उस गद्दी पर बैठते हैं, और इनकी जो मृत्यु है 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए होती है, और उनकी टूम्ब आपको लाहौर में देखने को मिलती है। आगे चल के आराम शाह फिर उस गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है, बट 8 ही महीने के बाद 1211 में इल्तुतमिश रिवोल्ट कर देता है, और एक बैटल होती है, बैटल ऑफ जूड़ 1211 में, जिसके तहत इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके उस गद्दी को संभाल के ऑफिशियली पहला सुल्तान बन जाता है, और माना जाता है कि रियल फाउंडर बन चुका है। ठीक है, इसने ये भी कहा कि मेरे बाद सब सुल्तान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 2 दिन बैठा हो या 2 साल बैठा हो, सब के सब सुल्तान माने जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि आखिरी सुल्तान जो होगा इब्राहिम लोदी होगा, इसकी बात आगे चल के मैं कर लूंगा। यलदौज ने एक बार इल्तुतमिश पे आक्रमण करा होता है तीसरी बैटल ऑफ तराइन में, जिसमें यलदौज को हरा देता है इल्तुतमिश। यलदौज की कहानी खत्म। 1211 से 1236 तक क्योंकि इल्तुतमिश का राज है, तो इसी के बीच में मानी जाएगी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सॉरी थर्ड बैटल ऑफ तराइन, और तराइन के तीसरे युद्ध के साथ साथ जो चंगेज खान है उसका आक्रमण भी इसी के समय माना जाएगा 1221 का। तेमुजिन इसका नाम था, मंगोलिया से था, और बाकी कहानी मैंने आपको चटपटी सुना दी है। जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करने आया था, लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हत्या करके वापसी चला गया था। इसके बाद रियल नेम मैंने आपको घोरी का बताया, एक बच्चे ने पूछा था। 1229 में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा कराया और टंका और दीतन नाम की करेंसी चलाई। इक्तेदारी सिस्टम जो है इसने चलाया। इक्तेदारी सिस्टम क्या होता है हमने समझा। दल चालीसा, तुर्कान चहलगानी हमने समझी। 40 लोग हैं, उन्हें दल चालीसा एक साथ कहा जाएगा, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन मेथड है कि किस तरीके तुर्कान चहल किस तरीके वो चुने जाएंगे, वो कौन है, क्या पावर से, ये जो बात है वो करी गई है तुर्कान चहलगानी में। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट करो। मुइज़ अद-दीन मोहम्मद शिहाब अद-दीन। ठीक है, इसके बाद जी हाँ बिल्कुल वो उनके गुलाम और दामाद थे दीक्षा। अगले नंबर पे हमने थोड़ा समझा कि किस तरीके दल चालीसा काम करता है। इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक जो है इन्होंने राज करा। 1236 में इनकी मृत्यु हुई, और इसके बाद हमने ये देखा कि रजिया सुल्तान की एंट्री होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका ही जो बड़ा बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो उस गद्दी पर बैठता है, बट रजिया जो है उसे शातिर दिमाग से मरवा देती है। जो ऊपर लाइन लिखी गई है रूलर ऑफ दिल्ली वाली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रजिया बेगम जो है, इसका बड़ा भाई जो होता है बैराम शाह, वो भी इसके खिलाफ होता है, तो इसे मरवाने के लिए क्या करता है, दल चालीसा जो है दल चालीसा को अपनी तरफ कर लेता है। 1236 से 1240 तक रजिया की कहानी चलती है। और एक हमने अल्तुनिया की एतकीन की बात करी है। अल्तुनिया के बारे में बस ये पता होना चाहिए कि भटिंडा का जो है इक्तेदार है। याकूत खां के बारे में पता होना चाहिए कि वही आमिर ए अकूर का हेड हुआ करता था, यानी शाही अशुशाला का हेड था। उसके बाद हमने देखा कि वो भटिंडा का अल्तुनिया से पूरा कनेक्शन हमने देखा, और बहराम शाह का हमने पूरा कनेक्शन समझा, और फाइनली देखा कि अल्तुनिया, रजिया, याकूत खां सबकी मृत्यु हो चुकी है, और रजिया की टॉम्ब जो है आपको कहाँ पर देखने को मिली है, ये आपको देखने को मिली है दिल्ली में। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको अभी के लिए बस स्पॉइलर छोड़ रहा हूँ, स्पॉइलर कहें टीजर कहें इसे। यहाँ पर एक नाम है मेरे दोस्त, जिसका जिक्र अभी मैंने करा नहीं है, वो नाम आपको दिखेगा इस स्क्रीन पर, नहीं इस पे नहीं है, यहाँ पर, वो है एतकीन। ये भले ही मैंने आपको भी पढ़ा दिया है, बट ये मैंने जिक्र नहीं करा, ये जिक्र हम आने वाले सेशन में करेंगे। एतकीन कौन है, क्या है, क्या इनका काम है, क्यों मैंने लिखा है। ठीक है, जाने से पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको सेशन में फायदा हुआ है। द क्लास इज कंक्लूडेड, यहाँ पे क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे अब इंटेंस होता जा रहा है माहौल। पहली क्लास में उतना मजा नहीं आया होगा जितना दूसरी में आया, शायद दूसरी से ज्यादा तीसरी में आया होगा, हो सकता है कम आया हो, मैं तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। बाकी कोशिश करें, देखिए पूरी जान लगाएं। सवाल ये है कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए इस बार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्लाइड्स बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस पे रहे। मैं इसका एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा हूँ। हर बार मेरी जो स्लाइड्स होती थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती थी, तो आपके लिए सजेशन है कि आप इस पीडीएफ सेशन खत्म होने के बाद रात को जब आप नोट्स बनाते हैं, अगर इनके साथ बाद में बनाते हैं, तो इसी वीडियो को चलाएं और इसकी या फिर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें, और उस पीडीएफ को क्या करें, जिस स्लाइड के सीक्वेंस में मैंने लिखा है अपने पास, उस तरीके आप लिखते चले। ऑब्वियसली जो कहानी आपको नहीं लिखनी हो मत लिखें, बट मैं कहूंगा जो चीजें मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पलाश आपको बेटा चेक करना होगा। ठीक है,
क्लास का नाम टॉपिक वाइज बेटा मैं इसलिए नहीं रख पाता बिकॉज़ मेरी क्लासेस बहुत लंबे-लंबे चैप्टर्स चलते हैं, तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में नहीं रख पाता। मैं फ्लो से पढ़ाता हूँ, बाकी मैं इसका एक सॉल्यूशन निकाल लूँगा एंड में। आप चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरीके आपको जो क्लास का टाइटल है वो पहुँचाने की आप तक कोशिश करूँगा, ठीक है? जी हाँ, एक सा ही कह सकते हैं रोहित, एक ही जगह पे है, बाकी इसका डिस्कशन खिलजी मंच पे कर लेंगे। आने का आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना, मैं डाउट्स देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, ठीक है? जो जाना चाहे जा सकता है, आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, रीज़निंग आपकी संडे को होगी और मैं कोशिश करूँगा कल परसों रात को भी क्लास रख लूँ। थैंक यू सो मच जैन। जो जाना चाहे जा सकता है।